तो ये कहानी है एक लेजेंडरी अल्केमिस्ट शेंगजियान की, जिस पर किस्मत कुछ जरा ही मेहरबान है, क्योंकि शेंगजियान की कहानी की शुरुआत हुई दो खूबसूरत स्वर्ग से गिरी गॉडेस के साथ, जिन्होंने जमीन पर आने के बाद शेंगजियान को ताकतवर करने के लिए उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करके उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया था। हालांकि उसकी एक फियांसे पहले भी थी। अगर ठरकपन में बात करें तो बैटल थ्रू द हेवन के ज़ामियान को तो शेंगजियान से ट्यूशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक आपने ऐसा पावरफुल और ठरकी हीरो कहीं नहीं देखा होगा। जिन लोगों ने वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड की नॉवेल पढ़ी है वो जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नॉवेल में शेंगजियान की इतनी पावरफुल बीवियां हैं कि उन सबका तो नाम याद रखना भी मुश्किल है। अगर आपको कभी किसी हीरो को ठरकी नंबर 1 का टाइटल देना हो तो मुझे लगता है कि वो आसानी के साथ शेंगजियान को मिल जाएगा। मगर शेंगजियान को पावर लेवल में भी कम नहीं समझा जा सकता। बेशक उसकी शुरुआत 0 से हुई, लेकिन आखिर तक आते आते वो 3 रैंक्स का एक महान अल्केमिस्ट बन जाता है। तो चलो फिर इस इंट्रो के साथ हमारे मासूम से ठरकी बनने वाले शेंगजियान की जर्नी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत डिवाइन रैंक से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारे इविल गॉड्स यहाँ पर 2 लड़कियों को फॉलो कर रहे थे और वो उन दोनों खूबसूरत गॉडेस से कह रहे थे कि सुमिया और बायुवी, तुम दोनों ने 3 रैंक्स को खतरे में डाल दिया है। ये एक बहुत बड़ा बुरा है, इसलिए हमें तुम्हें खत्म करना होगा। जिस पर मिया एक फॉर्मेशन क्रिएट करके उस पर काउंटर अटैक करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हें पूछे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इससे बेहतर तो हमें मौत ही आ जाए। ये कहते हुए वो दोनों गॉडेस उनके साथ फाइट बैक करने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर मौजूद गॉड्स की तादाद काफी ज्यादा हो चुकी थी, जिन्होंने चारों तरफ से इन दोनों को घेर लिया था। मगर मिस बायुवी और मिस सुमिया के पास यिन यांग डिवाइन मीन्स थे, जो कि इतना पावरफुल ट्रेजर है कि उसे ये सारे के सारे गॉड्स हासिल करना चाहते हैं। इन एक्सट्रीम यिन यांग डिवाइन मीन्स को हासिल करने के लिए ये सारे के सारे बहाने लगा रहे थे और मिस सुमिया और बायुवी भी इस बात को अच्छे से जानती थी। इसलिए ये दोनों गुस्सा होते हुए अपनी यिन यांग डिवाइन मीन्स की पावर एक्टिवेट करके यहाँ पर एक बड़ा सा फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, जिसके अंदर से मिस सुमिया ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए छोटे-छोटे कई सारे फिनिक्स बर्ड्स समन कर लिए थे और वो तेजी के साथ सामने की तरफ बढ़ने लगे। इन फ्लेमिंग बर्ड्स को जरा पावरफुल करने के लिए हम देखते हैं कि मिस बायुवी अपनी इविल मैजिक का इस्तेमाल करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे छोटे बर्ड्स कंबाइन होकर एक बड़े से इविल मैजिक बर्ड में ट्रांसफॉर्म हो गए और ये अटैक इतना सारा पावरफुल था कि इसके सामने वो सारे के सारे गॉड्स मिलकर भी नहीं टिक पा रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि मिस बायुवी और सुमिया जीतने वाली है, मगर तभी अचानक वहाँ पर इमॉर्टल रेल्म के एम्परर आ जाता है, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उस बर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि इविल विच, बायुवी तुम अच्छे से जानती हो कि इमॉर्टल रेल्म में इविल मैजिक का इस्तेमाल करना मना है। ये यहाँ के हेवनली रूल्स के खिलाफ है, इसलिए तुम्हें सीधे रास्ते पर लाने के लिए मुझे तुम्हें पनिशमेंट देनी होगी। जो कहते हुए इमॉर्टल एम्परर यहाँ पर इन लोगों पर प्रेशर लगाना शुरू कर देता है, मगर मिस सुमिया तो जानती थी कि उसे इमॉर्टल एम्परर की सारी साजिश है, इसलिए वो गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम कमीने डीमन, ये अच्छाई और बुराई का नाटक करना बंद करो। मैं जानती हूँ कि तुम ही ये सब कुछ करवा रहे हो। जिस पर तो वो एम्परर गुस्सा हो गया और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई, और ये कहती है वो अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके उन दोनों को कुचलने की कोशिश करता है। मिस बायुवी और सुमिया जानती थी कि उसका मुकाबला करना काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन फिर भी वो दोनों हार नहीं मानती और अपनी यिन यांग की पावर इकट्ठा करते हुए यहाँ पर एक डिवाइन सोर्ड समन कर लेती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए उस कमीने एम्परर के पाम अटैक से टकराने लगी। यहाँ पर इन दोनों अटैक्स के टकराव की वजह से हम देखते हैं कि बहुत ही खतरनाक प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जिस प्रेशर के कारण आसपास के कई सारे गॉड्स जान से मारे जाते हैं। मिस सुमी और बायुवी भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसके इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि वो कमीना एम्परर तो बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ मिस सुमी और बायुवी भी बुरी तरीके से इंजर्ड होकर बेहोश होते हुए नीचे एक वोर्टेक्स में जा गिरी। जो वोर्टेक्स इन दोनों को कहाँ लेके जाएगा ये तो कोई नहीं जानता था। इवन कि वो कमीना एम्परर भी यहाँ पर अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि चाहे तीनों रैंक्स को उलट पुलट क्यों ना करना पड़े, लेकिन फिर भी उन दोनों की तलाश करो। हर हाल में मुझे वो एक्सट्रीम यिन यांग मीन्स चाहिए। ये सुनकर उसके चमचे हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ मॉर्टल रेल्म में आ चुका था, जहाँ पर हम हमारे हीरो शेंगजियान को देखते हैं, जो कि धीरे-धीरे क्लिफ में नीचे की तरफ जाता जा रहा है। और जो कि यहाँ पर बारिश भी हो रही थी, इसलिए पत्थर स्लिपरी हो गए थे, जिस वजह से हम देखते हैं कि शेंगजियान ऊपर से नीचे की तरफ गिरने वाला था, मगर वो फौरन ही वक्त रहती अपनी तलवार को बाहर की तरफ समन करके यहाँ उन चट्टानों में गाड़ देता है, जिस वजह से शेंगजियान बच गया। शेंगजियान चैन की सांस लेते हुए नीचे की तरफ देखकर कहता है कि ये इमॉर्टल डीमन क्लिफ है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ की डेथ एनर्जी इतनी सारा कंडेंस होगी, लेकिन मुझे हर हाल में हेल लिंक्सी भी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे अपने स्पिरिचुअल वेव्स को अवेकन करना है तो मुझे उसके लिए हेल लिंक्सी हब की जरूरत पड़ेगी। यही मेरे पास आखिरी मौका है। ये सब सोचते हुए शेंगजियान मोटिवेट होकर नीचे की तरफ आ गया था, जहाँ नीचे की तरफ खाई में डेथ एनर्जी चारों तरफ फैली हुई थी, इसलिए शेंगजियान अपनी तलवार को लेकर चौकन्ना रहने की कोशिश करता है और वो धीरे-धीरे से सामने की तरफ बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद अचानक शेंगजियान को अपने सामने कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जो देखकर तो शेंगजियान की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि ये वही इमॉर्टल हर्ब हेल लिंक्सी था, जिसे हासिल करने के लिए शेंगजियान तेजी के साथ उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है, मगर तभी अचानक शेंगजियान पर पीछे से वहाँ के गार्डियन बीस्ट ने हमला कर दिया, जिसे डॉज करते हुए शेंगजियान उसके साथ फाइट बैक करने की कोशिश करता है, मगर शेंगजियान को जानने को मिलता है कि उस बीस्ट की बॉडी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उल्टा उसकी तलवार में ही क्रैक आ चुके थे, जबकि उस बीस्ट को कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब देखकर भी शेंगजियान फाइट करने से नहीं रुकता, बल्कि वो अभी भी उस बीस्ट पर अटैक कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीस्ट अपने पूंछ का इस्तेमाल करते हुए शेंगजियान को ब्रूटली हिट कर देता है, जिस तरह से शेंगजियान
गिरा और हमें शेंजियान के पास के विजन देखने को मिलते हैं। इन विजन से हमें जानने को मिलता है कि शेंजियान अभी तक अपने स्पिरिचुअल विंग्स को अवेकन नहीं कर पाया था, जिस वजह से उसके क्लैन के मेंबर उसे कचरे की तरह ट्रीट करते थे। हालांकि शेंजियान का फादर इनके क्लैन का लीडर है, मगर फैमिली रूल्स के हिसाब से अगर किसी भी क्लैन लीडर के बेटे के स्पिरिचुअल विंग्स अवेकन नहीं हो पाते तो वो क्लैन लीडर नहीं रह सकता, उसे अपनी पोजीशन छोड़नी होगी। शेंजियान की वजह से उसके फादर को क्लैन लीडर की पोजीशन से हटाया जाने वाला था और इसी वजह से शेंजियान को काफी बुरा महसूस हो रहा था, जो बातें शेंजियान को मोटिवेट कर रही थी। और इसी वजह से वो आज के दिन यहाँ पर हार नहीं मानता, वो हर हाल में अपने स्पिरिचुअल विंग्स को अवेकन करना चाहता है, जिसके लिए एक बार फिर से शेंजियान ने खड़े होकर उस बीस्ट का मुकाबला करने की कोशिश की। हालांकि वो बीस्ट बार-बार यहाँ शेंजियान को उठा-उठाकर पटक रहा था, मगर हर बार गिरने के बाद शेंजियान यही सोचकर खड़ा हो जाता कि मैं अपने फादर पर एक बर्डन बनकर नहीं रह सकता, मुझे हर हाल में ये हेलिंगजी हर्ब चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि शेंजियान ने अपने दिमाग को दौड़ाना शुरू कर दिया, जहाँ उसके दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आ जाता है। हम देखते हैं कि वो उस बीस्ट को अपने पीछे दौड़ाते हुए तीसी के साथ खाई के ऊपर से जंप कर चुका, जहाँ पर उसने रस्सी का इस्तेमाल करते खुद तो खाई पार कर ली। और जब वो बीस्ट जंप करते हुए खाई के बीच में था, तभी अचानक शेंजियान ने अपनी रस्सी को खींचते हुए ऊपर की चट्टानें यहाँ उस बीस्ट पर गिरा दी, जिसकी वजह से वो बीस्ट तीसी के साथ नीचे लावा में गिर जाता है, जो करने के बाद शेंजियान खुश होते हुए फिर से उस लेजेंडरी इमोर्टल हर्ब हेलिंगजी के पास चला जाता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आता, आखिरकार मुझे हेलिंगजी हर्ब मिल चुका है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उस बीस्ट को तो कुछ भी नहीं हुआ था और वो लावा से जिंदा सलामत निकलते हुए बाहर की तरफ आ गया, क्योंकि शेंजियान को देखकर पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। शेंजियान उस बीस्ट को देखते हुए फिर से इमोर्टल हेलिंगजी हर्ब को उठाकर वहां से भागना शुरू कर चुका, जहाँ भागते-भागते शेंजियान एक नैरो केव के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर वो बीस्ट नहीं आ सकता था। और हम देखते हैं कि वहां से शेंजियान ने इस खाई की ओर भी जरा गहराई में जंप कर दिया, जहाँ नीचे आने के बाद जब शेंजियान ने अपनी आंखें खोली तो वो देखता है कि वो तो एक लड़की के ऊपर पड़ा हुआ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस बाई युवी थी। इस खूबसूरत लड़की को तो यहाँ पर देखकर शेंजियान हैरान होते हुए कहता है कि ये इमोर्टल डीमन क्लिफ काफी खतरनाक जगह है, आखिर ऐसी एक खूबसूरत लड़की यहाँ पर क्यों लेटी होगी। शेंजियान ये सब सोच रहा था और वो उसे देखने की कोशिश करता है कि क्या ये लड़की जिंदा भी है कि नहीं, मगर तभी अचानक मिस बाई युवी होश में आ जाती है, जो कि शेंजियान को गलत समझ बैठी और वो फौरन से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, जिसके अटैक के कारण शेंजियान भी पीछे की तरफ दिखेला गया और उसके मुंह से खून निकल आया था। लेकिन फिर भी वो फाइट के लिए खुद को तैयार करते हुए कहता है कि आखिर ये लड़की है कौन, इसकी स्पिरिचुअल पावर तो काफी खतरनाक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बाई युवी अपना सेकंड अटैक नहीं जनरेट कर पाती, क्योंकि वो बुरी तरीके से इंजर्ड थी, इसलिए वो रुक जाती है। शेंजियान तो हैरान होकर सवाल करते हुए पूछ रहा था कि आखिर तुम हो कौन। अभी अचानक शेंजियान को वही साइड पर मिस मियाओ भी दिखाई देती है, जिसकी हालत भी इंजर्ड होने की वजह से काफी ज्यादा खराब थी और वो धीरे-धीरे से शेंजियान के पास आते हुए कह रही थी कि फिक्र मत करो लड़के, हम कोई बुरे इंसान नहीं है। लेकिन मिस बाई युवी गुस्सा होते हुए कहती है फिर भी तुम जैसे कीड़े को कुचलना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं। ये सुनकर मिस युमी यहाँ पर बाई युवी को शांत कराते हुए कहती है कि शांत हो जाओ सिस्टर, हाँ पहले हम इससे पूछ लेते हैं कि आखिर ये अपनी सफाई में क्या कहना चाहता है। ये सुनकर तो शेंजियान फौरन इन लोगों से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि मैं हूँ शेंजियान, मैं यहाँ पर कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए आया हुआ था और ऊपर से आप लोगों पर आ गिरा। मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ अगर मेरी वजह से आप दोनों को कुछ भी बुरा लगा हो। शेंजियान की ये बातें सुनकर मिस युमी समझ गई थी कि वो सच कह रहा है, इसलिए वो खुद को भी इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि मेरा नाम है सू मियाओ, लोग मुझे प्यार से मिमी कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस युमी तो काफी ज्यादा पोलाइट थी, और दूसरी तरफ बाई युवी एटीट्यूड वाली है, वो यहाँ पर शेंजियान को जवाब देते हुए कहती है कि मैं हूँ बाई युवी, इससे ज्यादा वो एक लफ्ज भी नहीं बोलती। यहाँ पर शेंजियान भी इन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद अब यहाँ से जाने लगा था कि तभी अचानक मिस युमी की नजर यहाँ शेंजियान के स्टोरेज बैग पर पड़ जाती है, जिसके अंदर उसने हेलिंगजी को महसूस कर लिया था और वो इस बारे में मिस बाई युवी को भी बताती है, जो सुनकर बाई युवी कह रही थी कि ठीक है मैं भी इस लड़की को जान से मार डालती हूँ ताकि हम हेलिंगजी का इस्तेमाल करते हुए अपने जख्मों को हील कर सके। लेकिन मिस युमी उसे मना करते हुए कहती है कि नहीं, याद है ना मास्टर ने क्या कहा था, हमें बिना वजह लोगों को मारना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। अभी ये दोनों ये सारी बातें कर ही रही थी, तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजियान भी अचानक से रुककर पीछे की तरफ मुड़ते हुए इन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है कि वैसे मैं तुम दोनों से पूछना तो भूल ही गया कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रही हो। जो सुनते ही क्यूट सी युमी ने तो यहाँ पर ओवर एक्टिंग करना शुरू कर दी, एक्टिंग करते हुए कहती है कि हम लोग अपनी जान बचाकर भाग रही थी और बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए हम यहाँ पर आपस ही। अब तो इस इमोर्टल डीमन क्लिफ से हम लोगों का निकलना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर इतने खतरनाक बीस्ट जो मौजूद है, अगर जल्दी हमारे ये जख्म हील नहीं किए गए तो मुझे तो लगता है कि हम अगले 24 घंटों के अंदर मर जाएंगे। ये सब कहते हुए युमी यहाँ पर एक्टिंग करते हुए अपने मुंह से खून की उल्टी भी करती है, जो देखकर तो शेंजियान थोड़ा सा घबरा गया था और वो युमी से कहता है कि मेरे पास कुछ मेडिकल पिल्स है, इनका इस्तेमाल करते हुए शायद तुम ठीक हो सकती हो। लेकिन मिस युमी मना करते हुए कहती है कि ऑर्डिनरी पिल से हमारा काम नहीं हो सकता अनलेस तुम्हारे पास कोई चमत्कारी एलेक्सर या हर्ब ना हो, सिर्फ कोई चमत्कारी एलेक्सर या हमारी जान बचा सकता है। ये सब कहते हुए ओवर एक्टिंग कर ही रही थी, क्योंकि ये सब सुनकर तो शेंजियान गहरी सोच में पड़ गया था। वो अपने मन में सोचने लगा कि मेरे पास हेलिंगजी मौजूद तो है, लेकिन वो मेरा आखिरी मौका है मेरे स्पिरिचुअल विंग्स को अवेकन करने के लिए, अब मैं क्या करूं। दूसरी तरफ मिस युमी ने बाई युवी को भी इशारा कर दिया था कि एक्टिंग शुरू कर, हालांकि बाई युवी ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मिमी के लिए वो ये करने के लिए तैयार हो गई और हम देखते हैं कि वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं मर गई और ये कहती वो बेहोश होकर नीचे गिरने की एक्टिंग करती है, जिसे युमी ने फौरन से पकड़ लिया था और वो रोते हुए कह रही थी कि नहीं मेरी बहन तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। ये देखकर तो शेंजियान भी भागता-भागता फौरन उसके पास आ जाता है, मगर अभी भी
वो सोच में पड़ा हुआ था, इसलिए हम देखते हैं कि स्यूमी ने और ज्यादा जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। उसकी एक्टिंग इतनी कमाल की थी कि शेंगजियान भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो अपने मन में फैसला करते हुए कहता है कि चाहे मेरे पास ये इमोर्टल हर्ब हो या ना हो, मेरे पास मेरी स्पिरिचुअल वेन्स हो या ना हो, मैं फिर भी शेंगजियान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब मुझे डिफाइन नहीं करता, मैं यूजलेस नहीं हूँ। यहाँ पर शेंगजियान ये सब सोचते हुए फौरन से हेलिंगजी को बाहर निकालकर उनके सामने पेश कर चुका। जिसे देखकर तो मिस यूमी एक्टिंग करते हुए कहती है कि ये तो प्रीशियस एलेक्सर हेलिंगजी है ना, जो कि टूटे हुए मेंडेरियंस या फिर जख्मों को हील कर सकता है। इस पर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि ये कीमती है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ स्यूमी तो यहाँ पर उसकी ये बात पूरी करने से पहले वो एलेक्सर छीन चुकी थी। शेंगजियान तो बस आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देख रहा था। दूसरी तरफ मिस यूमी यहाँ पर बायुवी को उड़ाने के बाद उस हेलिंगजी एलेक्सर का इस्तेमाल करके यहाँ पर खुद को और अपनी बहन को हील करने की कोशिश करती है। जहाँ पर इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी स्पिरिचुअल पावर तो काफी खतरनाक थी। शेंगजियान तो उनकी स्पिरिचुअल पावर को देखते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि पता नहीं आखिर ये दोनों लड़कियां होगी कौन, ये आई कहां से, इनकी स्पिरिचुअल पावर का तो जवाब नहीं। यहाँ पर शेंगजियान ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यूमी ने खून की उल्टियां करना शुरू कर दी। अपने स्टेप सिस्टर को इस कंडीशन में देखकर तो बायुवी गुस्से से पागल हो गई थी और वो फौरन से यहाँ पर शेंगजियान को गर्दन से पकड़ते हुए कहती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुमने आखिर उस मेडिसिन एलेक्सर में जहर क्यों मिलाया था। यहाँ पर शेंगजियान तो कोई भी जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो जानता भी नहीं था कि आखिर बायुवी किस बारे में बात कर रही है। मगर दूसरी तरफ स्यूमी यहाँ पर बुरी कंडीशन में बायुवी को रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, ये उसने नहीं किया, तुम जानती हो कि हम दोनों के मेंडेरियन इस वक्त बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं और हेलिंगजी एलेक्सर कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग था, इसलिए हमारे मेंडेरियन उसे होल्ड नहीं कर पाए। लगता है कि हम दोनों का अंत करीब है। ये सब कहते हुए स्यूमी वहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाती है। दूसरी तरफ बायुवी भी कमजोरी की वजह से बेहोश होने वाली थी। इन दोनों की ऐसी कंडीशन देखकर यहाँ शेंगजियान को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इन दोनों की मदद करने के लिए क्या करे। ये अभी शेंगजियान सोच ही रहा था कि तभी अचानक एक और प्रॉब्लम आ गई। हम देखते हैं कि उस गार्डियन बीस्ट ने शेंगजियान को सेंस कर लिया था और वो शेंगजियान को ढूंढते हुए फौरन से जंप करते इस खाई में आ जाता है। इस गार्डियन बीस्ट को तो यहाँ पर देखकर शेंगजियान और भी ज्यादा परेशान हो गया था और वो फौरन से बायुवी को उठाते हुए यहाँ पर स्यूमी के पास लाते हुए कहता है कि तुम दोनों अपना ख्याल रखो, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को निपटा कर आता हूँ। और ये कहते ही शेंगजियान अपनी तलवार को निकालकर तेजी से भागते उस गार्डियन बीस्ट के साथ फाइट करने शुरू हो गया। जो सब में स्यूमी देख रही थी, शेंगजियान बेशक इस गार्डियन बीस्ट से काफी ज्यादा कमजोर है, वो चाहता तो वो यहाँ से भाग सकता था, मगर फिर भी इन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए वो यहाँ पर इस बीस्ट से टकराना शुरू कर देता है। ये जानते हुए भी कि उसका जितना मुश्किल है, यहाँ पर लगातार उस बीस्ट से टकराते हुए हम देखते हैं कि शेंगजियान की तलवार टूट चुकी थी। वो बीस्ट शेंगजियान को बुरी तरीके से हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है, मगर हम देखते हैं कि शेंगजियान एक बार फिर से फाइट करने के लिए खड़ा हो गया। हालांकि उसके हाथ में कोई वेपन भी नहीं था। हम देखते हैं कि वो लगातार इसी तरह उस बीस्ट से टकरा रहा था और वो बीस्ट लगातार बार बार शेंगजियान को पटक रहा था। शेंगजियान फिर भी हार नहीं मानता, हर बार जख्मी होकर नीचे गिरने के बाद वो दोबारा से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। ये सब देखकर यहाँ पर मिस यूमी और बायुवी दोनों ही शेंगजियान से काफी इंप्रेस हो चुकी थी। इस लड़के में कुछ न कुछ खास है, ये दिल का अच्छा है और ये कभी भी हार नहीं मानता। इसलिए मिस यूमी ने एक फैसला किया। वो धीरे से यहाँ पर बायुवी के पास आते हुए कहती है कि हमें उस मेडिसिन का इफेक्ट यहाँ पर किसी और के साथ शेयर करना होगा, वरना वैसे भी हम दोनों मारी जाएंगी। ये सब कहते हुए वो दोनों ही यहाँ शेंगजियान की तरफ देख रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो गार्डियन बीस्ट में शेंगजियान को कुचलने के लिए तेजी के साथ जंप करते हुए अपने पंजे से उसे दबाना शुरू कर चुका। शेंगजियान अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाने के बावजूद भी उस पंजे को हटा नहीं पा रहा था और इससे पहले कि वो इस पंजे के नीचे कुचला जाता, तभी अचानक एक गोल्डन एनर्जी शेंगजियान की बॉडी को कवर कर लेती है, जिसने उस गार्डियन बीस्ट को तो उठाकर पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारा। साथ ही साथ शेंगजियान भी उड़ता उड़ता तेजी के साथ यहाँ मिस बायुवी और स्यूमी के पास आ जाता है, जहाँ पर मिस स्यूमी कह रही थी कि लड़के तुम जानते भी नहीं कि तुम कितने खुश नसीब हो, तुम्हें आज के दिन एक बेमिसाल ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये सब कहते हुए हम देखते हैं कि मिस स्यूमी और बायुवी दोनों ने अपनी उंगलियों को काटकर अपना ब्लड बाहर की तरफ निकाल लिया, जिसमें शेंगजियान का ब्लड भी ऐड करके ये तीनों यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देती है। मिस बायुवी कह रही थी कि डीमंस मेरे सामने घुटने टेकते हैं। दूसरी तरफ मिस यूमी कह रही थी कि इमोर्टल मुझसे डरते हैं। आज हम अपनी स्ट्रेंथ को तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। आज के बाद से हम तीनों हमेशा लाइफ टाइम के लिए एक साथ कल्टीवेशन करके एक साथ रहेंगे। ये सब कहते हुए मिस यूमी और बायुवी दोनों ने अपने एक्सट्रीम यिन यांग वेन्स को यहाँ शेंगजियान की बॉडी में डालना शुरू कर दिया था, जिसकी स्पिरिचुअल पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। साथ ही साथ शेंगजियान को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन मिस यूमी उसे आवाज देते हुए कहती है कि तुम्हें होल्ड करना होगा, तुम आखिरी टाइम पर आकर फील नहीं कर सकते, वरना हम तीनों मारे जाएंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि शेंगजियान लगातार उस दर्द को बर्दाश्त करता रहा, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस यूमी और बायुवी दोनों अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंबाइन करके एक साथ ही यहाँ शेंगजियान की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। मिस बायुवी जिसके पास एक इविल गॉडेस की पावर थी और दूसरी तरफ मिस यूमी जिसके पास इमोर्टल गॉडेस की पावर थी, ये दोनों पावर वो शेंगजियान की बॉडी में ट्रांसफर करने लगी, जिसकी वजह से अचानक ही शेंगजियान की यिन यांग वेन्स एक्टिवेट होकर उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं। शेंगजियान जोरों के साथ चिल्लाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो चुका था। मिस यूमी और बायुवी दोनों उड़ते हुए पीछे की तरफ जा गिरी। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इनका ब्लड कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गार्डियन बीस्ट मिस यूमी पर हमला करते उसे जान से मारने के लिए जंप कर ही चुका था। बायुवी तो ये देखकर घबराते हुए फौरन से यूमी को कवर कर लेती है, मगर इससे पहले कि वो गार्डियन बीस्ट इन लोगों को टच भी कर पाता, तभी अचानक कोई उसे पावरफुल हिट करते हुए तीसरी के साथ पीछे की तरफ चट्टानों पर दे मारता है, जो हीरो कोई और नहीं बल्कि हमारा
शेंगजियान था और वो इस वक्त काफी जरा कूल और खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो गार्डियन बीस्ट एक बार फिर से खड़ा होकर शेंगजियान पर अटैक्स करने की कोशिश करता है, मगर अब तो शेंगजियान उसके अटैक्स को ऐसे डॉज कर रहा था जैसे कि ये कोई बच्चों का खेल, और शेंगजियान ने उसे पावरफुल किक करके पीछे की तरफ दे मारा, जो देखकर तो उस गार्डियन बीस्ट को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मगर अब बारी शेंगजियान की थी और वो लगातार इस बीस्ट की पिटाई करना शुरू कर देता है, जहाँ पर इस बीस्ट को इतनी बुरी तरीके से पीटता हुआ देखकर मिस यूमी भी मुस्कुराते हुए बायुवी से कह रही थी कि ये लड़का है ना कमाल का। इसके बाद बारी आती है सबसे कूल सीन की, जहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगजियान अपने एक्सट्रीम यिन यांग वेन्स की पावर को एक्टिवेट करके एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर देता है, जिसकी तरफ वो गार्डियन बीस्ट तेजी के साथ भागते हुए आने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं कि शेंगजियान ने कूल तरीके से उसी फॉर्मेशन के अटैक का इस्तेमाल करते उस गार्डियन बीस्ट पर अटैक कर दिया। यार ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, इसकी वजह से वो बीस्ट तो एवेपोरेट हो जाता है। इवन के पीछे की तरफ जितने भी पहाड़ थे उनके बीच में भी रास्ता बन चुका था। शेंगजियान भी अपनी इसी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ के साथ अचानक से बेहोश हो जाता है। इसके बाद अगली बार जब शेंगजियान की आंखें खुली तो वो अपने घर में मौजूद था, जहाँ शेंगजियान वो सब याद करते हुए कह रहा था कि आखिर मैं अपने घर में कैसे हूँ। तभी मिस यूमी उसके सामने आते हुए कहती है तो आखिरकार तुम जाग गए, हमें उठाकर तुम्हें तुम्हारे घर लाए थे। जो सुनकर शेंगजियान फौरन से बैठ जाता है, मगर वो यहाँ पर इन दोनों को देखकर थोड़ा सा परेशान भी था, इसलिए मिस यूमी कहती है कि फिक्र मत करो, हम तुम्हें रात के अंधेरे में यहाँ पर लाए थे, हमें यहाँ पर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। ये सुनकर तो शेंगजियान को भी अच्छा लगा, साथ ही साथ वो मिस यूमी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर कल रात वहाँ पर वो हुआ क्या था। मिस यूमी शेंगजियान की ये बात सुनकर मुस्कुराते उससे कहती है कि अपनी इनर एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करो। जो सुनकर शेंगजियान फौरन से बिल्कुल ऐसे ही करता है और वो देखता है कि उसके स्पिरिट वेन्स एक्टिवेट हो गए थे, जिन्हें देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। मिस यूमी फौरन उसके पास आकर कहती है कि ये कोई नॉर्मल स्पिरिट वेन नहीं, बल्कि हमने अपने 2 डिवाइन लेवल के स्पिरिट वेन्स तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर कर दिए हैं। डिवाइन लेवल के स्पिरिट वेन्स का सुनकर तो शेंगजियान भी सरप्राइज हो गया था और वो सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम दोनों कहां से हो। इस पर मिस बायुवी जवाब देते हुए कहती है कि हम दोनों सेलेस्टियल मार्शियल रेल्म से आए हैं, लेकिन इससे ज्यादा तुम हमसे कोई भी सवाल नहीं करोगे। तो सुनकर तो शेंगजियान धीरे से कहने लगा लेकिन सेलेस्टियल और मोर्टल रेल्म के लोगों को तो आपस में इंटरेक्ट करना मना है ना। शेंगजियान अभी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक बायुवी ने अपनी इविल पावर को एक्टिवेट करके शेंगजियान के नीचे हेल का गेट ओपन कर दिया, जो देखकर तो शेंगजियान घबरा चुका था। लेकिन मिस यूमी उस हेल गेट को बंद करते हुए यहाँ पर शेंगजियान से कहती है कि तुम इस बारे में किसी से भी बात नहीं करोगे कि हम दोनों कौन है और कहां से आए। जो सुनकर शेंगजियान भी अपने मन में सोचने लगा कि ये दोनों ही लड़कियां काफी मिस्टीरियस है, लेकिन फिर भी इन दोनों ने मुझ पर काफी बड़ा एहसान किया है, इसलिए मुझे इनकी बात को सीक्रेट रखना ही होगा। जो सब सोचते हैं सबसे पहले तो शेंगजियान इन दोनों का शुक्रिया अदा करता है, साथ ही साथ वो बताता है कि आज के बाद ये राज किसी और को मालूम नहीं होगा। मिस बायुवी जो कि मजे से चाय पी रही थी वो खुश होती हुई कहती है ये तो अच्छा हुआ, फिर तो अब हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं, वो भी तुम्हारे ही घर में। ये सुनकर तो शेंगजियान हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा मेरे घर में। इस पर मिस यूमी फौरन से खड़े होते हुए कहती है कि क्यों क्या हुआ, तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारी डिवाइन वेन्स ले लोगे और बदले में तुम्हें हमारे लिए कुछ भी नहीं करना होगा। जिस पर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरे लिए सर अपनी फैमिली को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा, मैं नहीं जानता कि आखिर मैं इस बारे में उन्हें कैसे बताऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस बायुवी तो शेंगजियान को पूरी तरीके से इग्नोर करके बाथरूम की तरफ जाने लगी, जिसे मिस यूमी भी फॉलो करती है। शेंगजियान ये देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम दोनों वहाँ पर क्यों जा रही हो। इस पर मिस यूमी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि बेवकूफ, नहाने के लिए और किस लिए। ये सुनकर तो शेंगजियान और भी सारा घबरा चुका था। दूसरी तरफ मिस यूमी पर्दे गिराते हुए यहाँ पर बायुवी के साथ पानी गर्म करके टब में नहाने लगी। शेंगजियान बेचारा घबराते घबराते कहता है कि प्लीज तुम दोनों थोड़ा जल्दी करो, जल्दी जल्दी नहा लो, क्योंकि अगर कोई यहाँ पर आ गया तो मैं नहीं जानता कि आखिर मैं ये सब उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूंगा। शेंगजियान का भी ये कहना ही था कि तभी अचानक किसी लड़की ने बाहर का दरवाजा बजाना शुरू कर दिया, जो कि कह रही थी कि शेंगजियान क्या तुम अंदर हो। उस लड़की की आवाज सुनकर तो शेंगजियान पूरी तरीके से बुकला जाता है और वो बुकलाते हुए कहता है ये तो ज़ूज़ियान है, मेरे फियांसे, प्लीज तुम दोनों छुप जाओ, वो तुम्हें यहाँ पर देख ना ले। ये कहते हुए शेंगजियान डरते डरते दरवाजा खोलने के लिए जाने लगता है, मगर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ मिस ज़ूज़ियान ने तो खुद ही दरवाजा खोल दिया और वो शेंगजियान से कहती है कि आखिर तुम इतने स्लो क्यों हो। ये कहते हुए मिस ज़ूज़ियान फौरन से अंदर की तरफ आ गई थी, जिसे देखकर तो शेंगजियान घबराते हुए कहता है कि ज़ूज़ियान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर मिस ज़ूज़ियान कहती है कि क्यों, क्या मेरे यहाँ पर आना मना है। जिस पर शेंगजियान घबराते हुए जवाब देकर कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जो सब कहते हैं मिस ज़ूज़ियान ने वहाँ पर मुझे चाय का कप उठा लिया था और उस पर पहले मिस यूमी की लिपस्टिक लगी हुई है। ये देखकर तो शेंगजियान को पसीने आने लगे थे। वो मिस ज़ूज़ियान को बातों में लगाकर उसे उलझाने की कोशिश करता है, जिस पर मिस ज़ूज़ियान कहती है कि आखिर तुम इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहे हो, क्या यहाँ पर कोई दूसरी लड़की तुमने छुपाई हुई है। जिस पर तो शेंगजियान और भी जरा घबरा गया था और वो घबराते हुए जवाब देकर कहता है कि नहीं भला ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। जिस पर मिस यूमी सवाल करते हुए पूछती है कि अच्छा फिर ये बताओ कि आखिर इस पर्दे के पीछे तुम पानी क्यों गर्म कर रहे हो। जिस पर शेंगजियान फौरन से जवाब देते हुए कहता है कि वो पानी मैंने अपने लिए गर्म किया था ताकि मैं नहा लूं। लेकिन मिस ज़ूज़ियान उसका ये जवाब सुनकर सेटिस्फाई नहीं होती, बल्कि वो सवाल करते हुए कहती है कि तुम तो हमेशा झरने में जाकर
लेकर नहाते हो ना, आज घर पर कैसे? और ये कहती वो पर्दे की दूसरी पार जाने वाली थी, लेकिन शेंजियान उसे रोकते हुए कहता है कि वो चाहे ना, कल मैं इमोर्टल डीमन क्लिफ गया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी बॉडी और माइंड दोनों ही बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसलिए जर्नी के पास जाने की मेरी एनर्जी नहीं बची। मैंने सोचा आज के दिन घर में ही अच्छे से नहा लेता हूँ। जो सुनकर भी सूसियान पहले तो रुक जाती है और ये देखकर शेंजियान चैन की सांस लेने वाला था, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि सूसियान फौरन से पर्दे की दूसरी पार चली जाती है। तो देखकर तो शेंजियान घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो कहता है कि सारा खेल खत्म हो गया। मेरे फियांसे पर्दे के पार दो नंगी लड़कियों को देख लेगी, उसके बाद वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? मगर जब वो अपनी आंखें खोलता है तो कोई भी हंगामा नहीं हुआ था, इसलिए वो अंदर आकर देखने की कोशिश करता है, जहाँ पर मिसूसियान को तो कोई भी दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि मिसूसियान के आने से पहले बायुवी और सुमी वहाँ से गायब हो चुकी थी। तो देखकर तो शेंजियान भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो चैन की सांस लेते हुए यहाँ पर मिसूसियान के पास आते हुए कहता है कि आज के दिन आखिर तुम इतनी जासूसी क्यों कर रही हो? ये सारे बहाने तुम्हारे मेरे बाथरूम में आने के लिए तो नहीं, ताकि तुम मुझे नंगा नहाते हुए देख सको। शेंजियान के मुझसे ये बातें सुनकर उसकी फियांसे भी ब्लश करते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, और वो शर्माते हुए फौरन वहाँ से भाग गई। जिसे रोकते हुए शेंजियान भी फौरन उसके पीछे चला गया और पीछे की तरफ हम लोगों को यहाँ पर एक स्टोरेज रिंग देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन शिफ्ट होकर एक खूबसूरत जगह पर आ जाता है, जहाँ पर मिसूसियान और शेंजियान मौजूद थे। मिसूसियान परेशान होते हुए शेंजियान को बताती है कि शेंजियान, फादर चाहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, हालांकि मैंने उन्हें मना कर दिया और वो मेरे पीछे पड़ चुके हैं ताकि मैं याओ टियानहुआ से शादी करूं, और वो आज मुझे उनसे मिलवाने के लिए भी लेकर जाना चाहते हैं। ये सुनकर तो शेंजियान को भी गुस्सा आ गया था। तभी अचानक मिसूसियान खड़ी होते हुए शेंजियान का हाथ पकड़कर कहती है कि चलो शेंजियान, यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं दूर जाकर हम अपनी जिंदगी बसा लेंगे, ताकि हमें कभी भी कोई एक दूसरे से जुदा ना कर सके। मिसूसियान इतनी ज्यादा स्वीट थी। शेंजियान भी उससे कहता है कि नादान लड़की, तुम इस तरह की बातें मत करो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। शेंजियान भी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि मिसूसियान फौरन उसको होंठों पर किस कर देती है, जिसके साथ ही इन दोनों के दरमियान एक प्यारा सा लवी डवी सीन क्रिएट हो गया था। मगर तभी अचानक कबाब में हड्डी मिसूसियान का फादर मास्टर जू वहाँ पर आ जाता है, जो कि गुस्से में सूसियान का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि इस कचरे से दूर रहना, और ये कहती वो सूसियान को जबरदस्ती यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है। जहाँ बाहर की तरफ हम यहाँ याओ टियानहुआ को भी देखते हैं और वो मास्टर जू को देखते हुए कहता है कि मास्टर जू, आखिर आप इस मासूम बच्ची पर इतना जरा गुस्सा क्यों दिखा रही है? छोटी मोटी बातों पर इतना जरा गुस्सा नहीं होना चाहिए। याओ टियानहुआ को अचानक से यहाँ पर देखकर तो मास्टर जू भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि टियानहुआ, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो ये तो अच्छा हो गया, तुम्हारी मुलाकात मैं सूसियान से करा देता हूँ। ये कहते हुए सूसियान को वो कहता है कि टियानहुआ को ग्रीट करो, मगर सूसियान ने तो मना कर दिया था, जिस पर मास्टर जू गुस्सा होने लगे। लेकिन टियानहुआ कहता है कि कोई बात नहीं, अभी ये मुझे अच्छे से नहीं जानती, जब हमारी शादी हो जाएगी तब ये ऐसा नहीं करेगी। इस पर तो मिस सूसियान खुश होते हुए कहती है कि ख्वाब देखना छोड़ दो, मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये कहती सूसियान फौरन से जाकर शेंजियान का हाथ पकड़ लेती है, जिस पर तो मास्टर जू गुस्सा होते हुए अपनी बेटी को डांटते हुए कहते हैं, क्या तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम जानते नहीं कि टियानहुआ रॉयल सिटी का नंबर 1 डिसाइपल है? तुम शेंजियान जैसे कचरे के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, जिसके पास तो उसके स्पिरिचुअल वेन्स भी नहीं है? ये सब सुनकर तो शेंजियान भी मास्टर जू से कहने लगा कि मास्टर जू, आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है? आपकी फैमिली और हमारी फैमिली तो एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त है, आपकी और मेरी फादर की दोस्ती की वजह से तो ये एंगेजमेंट हुई थी, आखिर आज आप खुद इस मंगनी को क्यों तोड़ रहे हो? ये सारा हंगामा देखकर तो वहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगे। तभी अचानक वहाँ पर शन यी हान भी आ जाता है, जो कि शन फैमिली का ही मेंबर है, और वो शेंजियान के फादर की पोजीशन को लेकर अगला क्लैन लीडर बनना चाहता था, जो कि यहाँ पर आते हुए कहता है कि शेंजियान, आखिर तुम क्या बेवकूफ हो? तुम्हारी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है। क्या तुम्हें अभी तक ये बात समझ नहीं आई कि तुम्हारे पास तुम्हारे स्पिरिचुअल वेन्स नहीं है, क्योंकि तुम अपने स्पिरिचुअल वेन्स को अवेकन नहीं कर पाए, इसलिए तुम्हारे फादर यानी कि शन टियानहु को अपनी क्लैन की लीडर पोजीशन को छोड़ना होगा। तो सोचो कि आखिर तुम जैसे यूजलेस के साथ कौन ही अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहेगा? यहाँ पर जब वो ये सारी बातें कह ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर शेंजियान का फादर आ जाता है, जो कहते हुए कह रहे थे कि यी हान, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यंगर जनरेशन के मामलों में इंटरफियर करना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अपने फादर को तो यहाँ पर देखकर शेंजियान भी खुश हो गया था। दूसरी तरफ मास्टर टियानहु अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, अब मैं सब संभाल लूंगा। ये कहते हुए मास्टर जू के पास आकर कहते हैं कि हमारी दोस्ती कई सालों पुरानी है, हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं। तो बताओ कि आखिर आज के दिन अचानक से तुमने ये मंगनी तोड़ने वाली बात क्यों की? तो सुनकर मास्टर जू जवाब देते हुए कहते हैं कि कई सालों पहले जब हमने इस मंगनी को कराया था, तब हमें ये बात मालूम नहीं थी कि तुम्हारा बेटा एक यूजलेस इंसान है, जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल वेन्स नहीं है, और अब तो तुम अपनी क्लैन लीडर की पोजीशन को भी खोने वाले हो। तो बताओ कि आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी बेटी का रिश्ता आखिर ऐसी फैमिली में कैसे दूं, जो कि मेरी बेटी की हिफाजत भी नहीं कर पाएंगे? ये सुनकर मिस सूसियान तो काफी जरा उदास हो गई थी, जबकि मास्टर टियानहु के पास भी देने के लिए कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक शेंजियान जवाब देते हुए कहता है, यानी कि आप यही कहना चाहते हो कि अगर मेरे पास मेरे स्पिरिचुअल वेन्स होते तो इस मंगनी को तोड़ने की कोई भी वजह नहीं थी। ये कहते शेंजियान ने यहाँ पर सब लोगों के सामने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर तो सब लोग शौक होते हुए कहते हैं कि ये तो स्पिरिचुअल वेन्स है। शेंजियान के फादर तो ये देखकर काफी जरा खुश हो गए थे, मगर तभी अचानक मिस्टर टियानहुआ यहाँ पर सामने की तरफ आते हुए शेंजियान से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी ये स्पिरिचुअल वेन्स बस सिर्फ शो पीस है, ये किसी भी काम के नहीं है। जो सुनकर शेंजियान सवाल करते पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर टियानहुआ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी ये स्पिरिचुअल वेन्स नकली है, तुम्हारे साथ फाइट करने के बाद ही मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ये किसी भी काम के नहीं। जो सुनकर तो शेंजियान ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर
लिया था। यहाँ पर मिस सूजियान तो घबराने लगी, लेकिन शेंगजियान उसे समझाते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और ये कहते यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगजियान और टियानहुआ दोनों ही मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ पर शेंगजियान अपने मार्शल आर्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़कर टियानहुआ पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि टियानहुआ के सामने उसकी स्ट्रेंथ अभी भी कम थी। जो देखकर तो शेंगजियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहने लगा कि पिछली बार जो मैंने लिजर्ड के साथ फाइट करते हुए स्ट्रेंथ हासिल की थी, लगता है कि वो ताकत एक्सट्रीम यिन यांग वेन्स को ट्रांसफर करने की वजह से सिर्फ कुछ ही देर के लिए मेरी बॉडी में आई थी। इसलिए अब शेंगजियान को अपनी स्ट्रेंथ के बजाय अपनी प्योर फ्लेम पर डिपेंड होना होगा, जिसके लिए हम देखते हैं कि वो अपनी वर्मिलियन फीनिक्स बर्ड की पावर एक्टिवेट कर देता है। इस वजह से शेंगजियान के पंचेस के आसपास फ्लेम आ चुकी थी। ये देखकर तो टियानहुआ भी सरप्राइज हो गया था। आखिर इस कचरे के पास इतनी प्योर फ्लेम आई कहां से, क्योंकि हम देखते हैं कि शेंगजियान अपनी उस प्योर फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए टियानहुआ पर अटैक्स करने लगा। जहां दूसरी तरफ टियानहुआ भी अपने पंखे का इस्तेमाल करते हुए शेंगजियान का मुकाबला करने की कोशिश करता है और शेंगजियान उस पर भारी पड़ने लगा, जिसकी वजह से टियानहुआ के हाथ से उसका पंखा जलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ ये देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये यूजलेस शेंगजियान याओ टियानहुआ को बराबर की टक्कर कैसे दे पा रहा है, क्योंकि वो इस रॉयल सिटी का नंबर 1 डिसाइपल था। इवन कि टियानहुआ भी इस बेइज्जती की वजह से काफी गुस्सा हो चुका था। वो फौरन से अपनी थंडर की पावर एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो शेंगजियान की जान ले सके। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान भी कुछ कम नहीं था। यहाँ पर अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते जब वो शेंगजियान के प्योर फ्लेम के साथ टकराता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जिसके इफेक्ट के कारण टियानहुआ पीछे की तरफ दिखने लग गया, जबकि शेंगजियान भी उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरने वाला था। लेकिन मिस सूजियान फौरन से जंप करते हुए शेंगजियान को संभाल लेती है और वो शेंगजियान से कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरी तरफ टियानहुआ जो कि ठीक होने की एक्टिंग तो कर रहा था, लेकिन उसका एक हाथ बुरी तरीके से जल चुका है। जो देखकर तो एक बच्चा उस पर हंस रहा था, लेकिन उसकी मॉम ये देखते हुए फौरन उसका मुंह बंद कर लेती है। टियानहुआ को भी उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। और तभी मास्टर जो यहाँ टियानहुआ के पास आते हुए कहते हैं कि मास्टर टियानहुआ, मैं तो पहले ही जानता रहा कि ये शेंगजियान बिल्कुल भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ याओ टियानहुआ कहता है कि हाँ शेंगजियान, ये तो कहना पड़ेगा कि तुम्हारी ये स्पिरिचुअल वेन सच में असली है। अब मुझे कोई जरूरी काम है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना है। और ये कहती है टियानहुआ वहाँ से फौरन रवाना हो गया। जो देखकर मास्टर जू तो समझ गए थे कि टियानहुआ गुस्से में है। वो अपनी बेटी को लेकर टियानहुआ के पीछे जाना चाहते थे, लेकिन सूजियान तो शेंगजियान का साथ नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मास्टर जू अकेले ही टियानहुआ के पीछे भाग जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाँ शेंगजियान का फादर उसके पास आ गया, जो कि शेंगजियान को शाबाशी देता है। साथ ही साथ उससे सवाल करके पूछता है कि आखिर तुम्हारी ये स्पिरिचुअल वेन्स अचानक से अवेकन कैसे हो गए। इस पर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि वो क्या है ना कि कल मैं इमोर्टल डीमन क्लिफ किया था, वहाँ पर मुझे हेलिंग सी एलेक्सर मिला और उसी की मदद से मैं ये कर पाया। जो सुनकर तो उसके फादर काफी खुश हो गए थे। साथ ही साथ शेंगजियान यहाँ पर मिस सूजियान से कह रहा था कि मैंने कहा था कि मैं कुछ न कुछ कर लूंगा, अब मुझे कोई भी तुमसे अलग नहीं कर पाएगा। जो सुनकर मिस सूजियान तो ब्लश करते हुए कहती है कि ठीक है मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और ये कहती वो शर्मा कर वहाँ से भाग गई। इसके बाद शेंगजियान यहाँ पर अपने फादर से बात करते हुए कहता है क्योंकि अब मेरे पास मेरी स्पिरिचुअल वेन्स आ चुके हैं, अब तो शनि हम ग्रेट एल्डर से कहकर आपको लीडर की पोजीशन से नहीं हटवा सकते ना। जिस पर शेंगजियान का फादर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वो मुझे बेशक लीडर की पोजीशन से हटा तो नहीं सकता, लेकिन वो 3 दिन बाद मुझे फाइट के लिए चैलेंज जरूर कर सकता है। अब अगर उसे शन क्लैन का लीडर बनना है तो उसे मेरे साथ फाइट करके फेयर एंड स्क्वायर जीतना होगा। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ याओ फैमिली के यंग मास्टर टियानहुआ पर भी आ जाता है, जिसका हाथ बुरी तरीके से घायल था और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। शेंगजियान तो एक यूजलेस कचरा था जिसके पास कोई भी स्पिरिचुअल वेन्स नहीं थे। इस पर मास्टर यी हान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन शायद कोई चमत्कार हो चुका है। फिर भी मैंने जो सोचा मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। मैं आपकी याओ फैमिली के साथ ज्वाइन होना चाहता हूँ। वैसे भी आपकी याओ फैमिली इस रॉयल सिटी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है, इसलिए मैं अपने क्लैन का लीडर बनकर आपको ज्वाइन कर लूंगा, जिसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये सुनकर टियानहुआ अपने पास से एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट निकालते हुए यहाँ मास्टर यी हान को देते हुए कहता है कि ठीक है तुम जानते हो ना कि 3 दिन बाद तुम्हारा मुकाबला शन टियानहु से होगा, और तब तुम्हें इसका किस तरह इस्तेमाल करना है ये तुम अच्छे से जानते हो। जो सुनकर तो मास्टर यी हान इवल्स की तरह मुस्कुराने लगा, जबकि यंग मास्टर टियानहुआ भी गुस्सा होते हुए कह रहा था कि शेंगजियान आज जो तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, मैं ये बेइज्जती नहीं बोलूंगा और तुम्हें इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इन सब के बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ शेंगजियान पर आ जाता है, जो कि शाम को वापस अपने कमरे में आ गया था और वो चारों तरफ मिस यूमी और बायुवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसे यूमी और बायुवी छोटे साइज में दिखाई दी, जो देखकर तो हैरान होते हुए कहता है कि तुम आखिर ये क्या चीज बन चुकी हो। जिस पर मिस यूमी गुस्सा करते हुए कहती है कि हमने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम हमें चीज कह रहे हो, एटलीस्ट हमें मास्टर कहो। ये सुनकर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम दोनों का साइज इतना छोटा कैसे हो गया। ये सुनते हुए मिस यूमी यहाँ शेंगजियान को अपने पास से यिन यांग डिवाइन लिंक के पास ले आई थी, जिसके बारे में मिस यूमी यहाँ पर शेंगजियान को बताती है कि हमने अपनी स्पिरिट को इसके साथ अटैच कर लिया है। हमारी फिजिकल बॉडी इस वक्त इस रिंग के अंदर मौजूद है ताकि हम इस तरह के सोल फॉर्म में बाहर रह सके, और तुम्हारे अलावा हमें कोई नहीं देख सकता क्योंकि तुमने हमारे साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो किया है। जो सुनकर शेंगजियान यहाँ पर उस यिन यांग डिवाइन लिंक की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या मैं भी अपनी फिजिकल बॉडी के साथ इसके अंदर जा सकता हूँ। इस पर मिस यूमी उसे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं अभी तक तो तुम मॉर्टल वॉरियर लेवल 3 रैंक पर हो, इसलिए तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए ये इम्पॉसिबल है। जो कहते मिस यूमी और बायुवी वहाँ से जाने लगी। दूसरी तरफ शेंगजियान उसकी ये बात सुनकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, क्या मैं मॉर्टल वॉरियर लेवल 3 पर पहुंच चुका हूँ। ये कहते हुए तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो खुश होते हुए कह रहा था कि ये
स्पिरिचुअल वेन्स तो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये डिवाइन स्पिरिचुअल वेन्स इतने ज्यादा पावरफुल होंगे। इस पर मिस यूमी उससे कहती है कि हमारे डिवाइन स्पिरिचुअल वेन्स को इस तरह से वेस्ट मत करना, अब तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि तुम खुद को तेजी के साथ ताकतवर करते हुए हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे फुलफिल कर सको। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो शेंगजियान सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था कि आखिर ये दोनों किस बारे में बात कर रही है, और वो इस बारे में सोचने लगा। जिस पर मिस यूमी कहती है कि ज्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, तुमने हमारे साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इस वजह से हम तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये डिवाइन मेंडेलियंस तुम्हें फ्री में नहीं मिले, इसके बदले तुम्हें हमारी कल्टीवेशन वापस से रिकवर करने में हमारी मदद करनी होगी। ये सुनकर शेंगजियान सवाल करते पूछता है कि अच्छा बताओ कि मैं तुम दोनों की कैसे मदद कर सकता हूँ। जिस पर बायू जवाब देते हुए कहती है कि वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले तुम्हें निर्वाणा रेल में पहुंचना होगा। जो सुनकर तो शेंगजियान सरप्राइज होते हुए कहता है कि लगता है कि तुम दोनों मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रही हो। इस पर मिस यूमी फौरन से शेंगजियान के पास आकर उससे चीयर अप करते हुए कहती है कि इस तरह से उदास मत हो, मैं तुम्हें अपनी स्पेशल स्किल फोर्स सिंबल डिवाइन स्किल टेक्निक सिखाऊंगी जो कि तुम्हें ताकतवर होने में मदद करेगी। सबसे पहले आज के दिन मैं तुम्हें सिखाने वाली हूँ पावर ऑफ अज़ूर ड्रैगन, जिसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने एक्सट्रीम यिन यांग डिवाइन वेन्स पर फोकस करना होगा। उसके अंदर तुम्हें हेवन एंड अर्थ से सारी की सारी वुड एलिमेंटल एनर्जी इकट्ठा करके लानी होगी। यहाँ पर जैसे जैसे मिस यूमी बता रही थी शेंगजियान भी बिल्कुल वैसे वैसे कर रहा था, लेकिन फिर भी वो इस टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर पाता और वो हैरान होते हुए कहता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ। जिस पर मिस बायू और यूमी उसे बताती है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं, ये सब सीखने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, तुम प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन तुम सीख जाओगे। ये सब कहते हुए यूमी और बायू दोनों से उस स्टोरेज रूम के अंदर चली जाती है, जबकि शेंगजियान बाहर की तरफ प्रैक्टिस करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ शेंगजियान के फादर पर आ जाता है, जिसने अपने एक दोस्त को बुलवाया हुआ था और वो उससे कहता है कि 3 दिन बाद के फाइट के दौरान अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं चाहता हूँ कि तुम शेंगजियान को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, वो बिल्कुल भी मास्टर यी हान के हाथों में नहीं आना चाहिए। जिस पर वो वॉरियर इमोशनल होकर जवाब देते हुए कहता है कि जैसा आप कहें, मैं अपनी जान को भी दांव पर लगाकर शेंगजियान की हिफाजत करूंगा। इसके बाद इसी तरह से 2 दिन गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि सिर्फ 2 ही दिन के अंदर शेंगजियान ने आसपास की वुड एलिमेंटल एनर्जी इकट्ठा करना शुरू कर दी थी, जो देखकर तुम इस बायू भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो हैरान होते हुए कह रही थी कि सिर्फ 2 ही दिन के अंदर इस लड़के ने अज़ूर ड्रैगन की पावर को इतने हद तक एडवांस कर लिया। इसकी कल्टीवेशन स्पीड तो हम दोनों की यंगर जनरेशन से भी काफी ज्यादा तेज है। जिस पर मिस यूमी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मिस बायू यहाँ पर थोड़ी सी उदास दिखाई दे रही थी, इसलिए वो उससे सवाल करते हुए कहती है कि बायू तुम्हें क्या हुआ। जिस पर बायू जवाब देते हुए कहती है कि वो लोग हमें लगातार ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल वो हम तक पहुँच जाएंगे, उन्हें एक दिन ये जगह भी जरूर मिल जाएगी। जिस पर मिस यूमी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, बस अब तो हमें सारी की सारी उम्मीदें इस लड़के से ही है। उम्मीद करते हैं कि हमारे एक्सट्रीम यिन यांग डिवाइन वेन्स की वजह से ये उस कल्टीवेशन लेवल को अचीव कर ले जो कि हमें चाहिए। इसके बाद आखिरकार कंपटीशन वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर शन फैमिली का ग्रेट एल्डर खड़ा होते हुए कहता है कि ये हमारी शन फैमिली का क्लैन लीडर कंपटीशन है, जिसे विटनेस करने के लिए यहाँ पर जितने भी लोग आए वो उनका शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर शेंगजियान के फादर टियानहू से कहता है क्योंकि अब शेंगजियान के पास उसकी स्पिरिचुअल वेन्स आ चुके हैं तो तुम भी अब इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। इस कंपटीशन के बेसिकली 3 कैंडिडेट्स थे, एक थे मास्टर टियानहू जो कि ऑलरेडी क्लैन लीडर है और बाकी के 2 कैंडिडेट्स का नाम यी हान और हाओ हाई था। जहाँ पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि कंपटीशन की रूल बहुत ही सिंपल है, जो भी आखिर तक स्टेज पर टिका रहेगा वही होगा हमारे क्लैन का लीडर। टियानहू चूंकि तुम हमारे प्रीवियस क्लैन लीडर हो इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम पहले स्टेज पर जाओ। ये तो सरासर चीटिंग थी। मास्टर ज़ू और शेंगजियान भी इस बात को अच्छे से जानते थे और शेंगजियान अपने फादर से कहने लगा कि ग्रेट एल्डर ये जान के कर रहे हैं, वो जान के आपके लिए मुश्किलें बना रहे हैं ताकि पहले आपको हाओ हाई का मुकाबला करना पड़े और उसके बाद यी हान का। जिस पर शेंगजियान का फादर जवाब देते हुए कहता है कि बहादुर क्लैन लीडर कभी भी चुनौतियों से डरता नहीं बल्कि डटकर उनका मुकाबला करता है। और ये कहते वो फौरन से स्टेज पर जंप कर चुके, जहाँ वो ऊंची आवाज में कहते हैं कि मैं हूँ शन क्लैन का लीडर और बताओ कि सबसे पहले कौन मुझे चैलेंज करेगा। ये सुनकर हाओ हाई तेजी के साथ जंप करते हुए स्टेज पर आ जाता है, जहाँ वो शन टियानहू से कहने लगा कि बड़े भाई बेहतर होगा कि तुम हार मान लो, क्योंकि अगर तुम हार मान लेते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटे को कभी भी हमारे क्लैन में कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर टियानहू जवाब देते हुए कहता है कि बातें करना बंद करो, अगर लड़ना है तो सही से लड़ो। जो सुनकर तो हाओ हाई भी गुस्सा हो गया और वो फौरन से अपनी थंडर स्वॉर्ड बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसके बाद वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए टियानहू पर अटैक्स करना शुरू कर चुका। अगर शन टियानहू की बॉडी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा बेहतरीन थी, वो आसानी के साथ हाओ हाई का मुकाबला कर रहे थे, जो सब ऊपर से शेंगजियान और मिस यूमी भी देख रहे थे। मिस यूमी शेंगजियान को बताती है कि ये एक लेवल 6 का वॉरियर है, तुम्हारे फादर आसानी के साथ इसका मुकाबला कर लेंगे। असली मसला तो यी हान का मुकाबला करते वक्त पेश आएगा, साथ ही साथ उनकी एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो चुकी होगी। ये सब कहते मिस यूमी चली जाती है, जबकि शेंगजियान को अपने फादर की फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ नीचे स्टेज में हम देखते हैं कि टियानहू काफी आसानी के साथ हाओ हाई का मुकाबला कर रहा था, मगर अचानक से हम देखते हैं कि हाओ हाई ने अपनी स्लैश टेक्निक को स्प्लिट कर दिया, जो कि शन टियानहू पर पीछे से हमला करने वाली थी। ये देखकर मास्टर टियानहू फौरन से अपने विजनल टाइगर स्पेल टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। यही उनकी स्पेशल स्किल थी, जिसे एक्टिवेट करने के बाद मास्टर टियानहू की स्पीड और ताकत काफी इंक्रीज हो चुकी थी। वो तेजी के साथ मूव करते हुए यहाँ हाओ हाई की काफी बुरी तरीके से पिटाई करने लगे, जब उन्होंने हाओ हाई को उठाकर पटकना शुरू कर दिया था। सब लोग देखकर समझ गए थे कि टियानहू आसानी के साथ इस बैटल को जीत जाएगा। हाओ हाई को भी इस बात का यकीन था, मगर उससे पहले यी हान के साथ मिलकर एक इविल प्लान बनाया हुआ था, जहाँ पर यी हान के इशारे पर हम देखते हैं कि हाओ हाई ने फौरन अपने
पास से वही डिमोनिक आर्टिफैक्ट बाहर निकाल लिया। जिसे देखकर तो ग्रेट एल्डर भी उसे रुकने के लिए बोलते हैं, मगर हम देखते हैं कि हाउ हाई ने फुनस से उस डिमोनिक आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करके तेजी से उसे टियानहू की तरफ थ्रो कर दिया ताकि वो मारा जाए। टियानहू ये देखकर फुनस से पीछे की तरफ जंप करते उस डिमोनिक आर्टिफैक्ट के अटैक को ब्लॉक करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और हम देखते हैं कि वो अटैक उसकी बॉडी के आर पार गुजर गया। जो देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे, मगर यीहान ये देखकर मुस्कुरा रहा था। सब लोग जंप करते फुनस से यहाँ टियानहू के पास आ जाते हैं। यहाँ शेंगजियान तो अपने फादर से सवाल करते पूछ रहा था कि फादर आप ठीक तो है ना। टियानहू खुद को कैसे तैसे संभाल कर रखा हुआ था और वो शेंगजियान को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। साथ ही साथ वो गुस्से होते हुए सामने की तरफ मौजूद यीहान को देखकर कहता है कि यीहान तुमने आखिर इस डिमोनिक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल इस कंपटीशन में क्यों करवाया। इस पर यीहान तो साफ साफ इनकार करते हुए कहता है कि तुमने खुद देखा कि वो मैं नहीं था, हाउ हाई था। ये सुनकर शेंगजियान गुस्से होते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम दोनों की ही मिली भगत है। ग्रेट एल्डर यहाँ ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि बस बहुत हुआ, मैं इस बारे में खुद इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा। मैं पता लगवाऊंगा कि आखिर वो डिमोनिक आर्टिफैक्ट कहां से आया था। और जहां तक इस कंपटीशन के रूल्स की बात है, चूंकि हाउ हाई ने डिमोनिक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया है इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गया और शेन टियानहू इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड को जीत चुका है। यहाँ यीहान को डर था कि कहीं हाउ हाई मेरा नाम ना बता दे, इसलिए वो धीरे-धीरे से हाउ हाई के पास आ गया। जहाँ वो उसके कान में कहता है कि फिक्र मत करो मेरे भाई, जब मैं क्लैन लीडर बन जाऊंगा उसके बाद तुम्हारी फैमिली और तुम आराम से यहाँ पर रह पाओगे। ये कहते ही यीहान ने फुनस से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हाउ हाई पर हमला कर दिया, जहाँ वो उसके मेंडेवियर्स को तोड़ देता है। जो देखकर सब लोग शॉक हो गए थे। यीहान सब लोगों को बताता है कि हाउ हाई ने रूल्स को तोड़ा है, उसने डिमोनिक वेपन का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने के ओपिनियन पर हमला किया, जो कि गलत है और फैमिली रूल्स के हिसाब से हमें उस आदमी के मेंडेवियर्स को ब्रेक करके उसे अपनी फैमिली से निकालना होगा, क्योंकि मैंने इस गद्दार को वो सजा दे दी है जो कि ये डिजर्व करता था। अब हम दोबारा से इस कंपटीशन को शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो, अभी भी मेरे फादर की इंजरीज ठीक नहीं हुई, उन्हें गलत तरीके से इंजर किया गया है। जिस पर दूसरी तरफ यीहान जवाब देते हुए कहता है कि ये भी हमारी फैमिली के कानून है, इस कंपटीशन को तब तक रोका नहीं जा सकता जब तक कोई क्लैन लीडर डिसाइड ना हो जाए, और मैं बिना फाइट करे शेन क्लैन का लीडर तो नहीं बनना चाहता, इसलिए टियानहू मेरे साथ फाइट करो। ये सुनकर शेंगजियान को तो काफी गुस्सा रहा था। वो गुस्से होते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े कमीने हो, ये सब कुछ तुमने ही करवाया है। यीहान भी इवज की तरह मुस्कुराते हुए कहता है कि लड़के अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि तुम हमारे क्लैन के मामलों में टांग अड़ा सको। ये सारी बातें तो चल ही रही थी, तभी अचानक पीछे से हम देखते हैं कि शेन टियानहू यहाँ पर ऊंची आवाज में कहता है कि ठीक है यीहान, मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। तो सुनकर तो शेंगजियान अपने फादर के पास आते हुए कहता है कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही है। इस पर उसका फादर जवाब देते हुए कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, ये एक बस छोटा सा डिमोनिक आर्टिफैक्ट ही तो था, वो मुझे ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सकता। मगर दूसरी तरफ यीहान हंसते हुए कहता है कि तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो। टियानहू तुम अच्छे से जानते हो कि ये फैमिली क्लैन लीडर का कंपटीशन है जिसमें मैं तुम पर रहम नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम हार मान लो, इससे एटलीस्ट तुम्हारी जान तो बच जाएगी। मगर शेन टियानहू जानता रहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसके बाद मेरे बेटे को ये लोग नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो आखिरी दम तक फाइट करना चाहता था। क्योंकि साथ ही साथ वो अपने दोस्त शेनफी से कहता है कि शेंगजियान को यहाँ से ले जाओ, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं कुछ देर तक यीहान से लड़ते उसे यहाँ पर रोक कर रखने की कोशिश करूंगा ताकि शेंगजियान यहाँ से दूर जा सके, और शेनफी बिल्कुल ऐसे ही कहता है। वो शेंगजियान को यहाँ से लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि शेंगजियान वहाँ से नहीं जाना चाहता। दूसरी तरफ पीछे शेन टियानहू यीहान के सामने आते हुए कहता है कि ये कंपटीशन तुम्हारे और मेरे बीच है, जिस पर यीहान कहता है कि हाँ अपनी पूरी चाल लगा देना। ये सुनकर टियानहू बिल्कुल ऐसे ही करता है, वो अपनी फुल पावर अनलीश करने की कोशिश करता है, मगर जैसे ही वो अपनी पावर्स को अनलीश करता अचानक से उसके डिमोनिक स्पेल एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से उससे इंटरनल इंजरीज होती। जो देखकर शेन टियानहू को भी कुछ समझ नहीं आता और जैसे ही दूसरी बार उसने अपनी पावर्स को अनलीश करने की कोशिश की, अचानक से वो खून की उल्टी करते हुए नीचे की तरफ गिर जाता है। ये देखकर तो सब लोग ही शॉक हो गए थे। सबसे बड़ा झटका तो शेंगजियान को लगा, वो अपने फादर को गिरता हुआ देखकर तेजी से भागता उनके पास आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर टियानहू धीरे-धीरे करके अपनी आंखें बंद करने लगा। शेंगजियान तो चिल्लाते हुए अपने फादर का नाम लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यीहान को ये सब देखकर मजा आने लगा और वो कहता है कि ग्रेट एल्डर यहाँ की सिचुएशन तो आप देख ही सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको क्लैन लीडर डिसाइड करके अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि ये बेकार आदमी तो पहले ही गिर चुका है। यहाँ शेंगजियान को ये बातें सुनकर काफी जरा गुस्सा आ रहा था, और अब वो यीहान को माफ नहीं कर सकता, इसलिए वो फौरन से उन्हें रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ। ये कहते हुए अपने अंकल शेनफी से कहता है कि मेरे फादर का ख्याल रखना, और वो खुद मैदान में धीरे-धीरे से आगे की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर वो कहता है कि अपने फादर की जगह ये कंपटीशन अब मैं लड़ूंगा। तो सुनकर मैं सूजियान तो यहाँ शेंगजियान के लिए काफी जरा परेशान हो गई थी, बल्कि ग्रेट एल्डर भी उसके पास आते हुए कहते हैं कि शेंगजियान बेवकूफ मत बनो, तुम्हारी कल्टिवेशन अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई कि तुम यीहान का मुकाबला कर सको। लेकिन मास्टर यीहान यहाँ पर इवल्स की तरह हंसते हुए कहते हैं कि ग्रेट एल्डर चूंकि ये बच्चा इतनी जिद कर ही रहा है तो इसको इसकी ख्वाहिश पूरी करने दो। जो सुनकर शेंगजियान यहाँ ऊंची आवाज में सब लोगों के सामने कहता है कि मैं शेंगजियान क्लैन लीडर की पोजीशन के लिए यीहान तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। सब लोग ये सुनकर आपस में बातें करने लगे, जबकि दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर भी यहाँ पर यीहान से कहता है कि इस लड़के पर थोड़ा रहम दिखाना, एटलीस्ट इसकी जान बख्श देना। जो सुनकर यीहान हंसते हुए कहता है कि शेंगजियान तुम अभी मोटर रेल्म के सिर्फ लेवल 3 के वॉरियर हो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो, तुम वाकई में कितने नादान हो। ये कहते मास्टर यीहान ने अपनी आइस एबिलिटीज को एक्टिवेट करना शुरू
शुरू कर दिया था, जो देखकर दूसरी तरफ शेंजियांग भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो भी अपनी प्योर फ्लेम एबिलिटी को एक्टिवेट करके यीहान का मुकाबला करना चाहता था, जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि मास्टर यीहान ने अपने आइस स्पाइक का इस्तेमाल करते हुए शेंजियांग पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजियांग भी अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए स्पाइक्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। साथ ही साथ वो तेजी से मूव करते हुए यहाँ मास्टर यीहान के पास आकर उस पर पंच अटैक करने की कोशिश करता है, मगर यीहान तो उसके हर एक अटैक को अपनी आइस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था, जो सब देखकर दूसरी तरफ शेंजियांग ने फिर से अपने ड्रैगन क्लाव को एक्टिवेट कर लिया, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर था और वो आसानी के साथ उसके आइस शील्ड को ब्रेक कर देता है, जिसके कारण मास्टर यीहान तो धकेले हुए पीछे की तरफ आ गया, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। इवन कि मास्टर यीहान भी सरप्राइज होते हुए कहते हैं, तो इसका मतलब कि तुम्हारे पास 2 एट्रिब्यूशन है, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। ये कहती वो फन से अपने रेल्म ऑफ डार्क आइस एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से चारों तरफ स्टेज में आइस फैल चुकी थी। ये जगह जैसे मास्टर यीहान की कोई डोमेन बन चुकी हो। अब वो आसानी के साथ अपनी आइस को कंट्रोल करते हुए तेजी के साथ जमीन से आइस स्पाइक्स निकाल सकता था, जिस वजह से शेंजियांग अब चाहे जितनी मर्जी भागने की कोशिश करे उसके लिए मुश्किल आने लगी थी। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि मास्टर यीहान अब सच में सीरियस हो चुका था। वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए शेंजियांग के सामने जरा सा भी होल्ड बैक नहीं करता और वो अपने आइस स्पाइक्स को उसके हाथ में गुंसा देता है, जो देखकर मिस ज़ुजियान तो यह शेंजियांग के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि ये सब कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर यीहान ने और भी कई सारे आइस स्पाइक्स क्रिएट करते हुए यह शेंजियांग की पीठ में ठोक दिए थे। ये कहते हुए मास्टर यीहान हंसते हुए कह रहा था कि तुम बिल्कुल भी अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, आज के दिन तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी ही चाहिए। जो कहते हैं उसने शेंजियांग को जान से मारने के लिए एक के बाद एक आइस स्पाइक्स यह शेंजियांग की बॉडी में पेनिट्रेट करना शुरू कर दिया। मिस बायू विस्यूमी और इवन की ज़ुजियान भी ये सब होता हुआ देख रही थी। मिस ज़ुजियान तो आगे की तरफ जाना चाहती थी, लेकिन मास्टर सू ने उसे रोक कर रखा हुआ था कि ये इनकी फैमिली का मामला है, तुम बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। शेंजियांग जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, उसकी बॉडी से लगातार खून बहता जा रहा था और यीहान तो उसे मार देना चाहता था, इसलिए ग्रेट एल्डर को बीच में आना पड़ता है और वो यीहान से कहता है कि यीहान बस करो, रुक जाओ। जो सुनकर भी यीहान यह लास्ट अटैक शेंजियांग पर कर देता है। साथ ही साथ वो कह रहा था कि ठीक है मैं रुक गया, अब आप सब लोगों के सामने अनाउंस कर दो कि मैं ही अब से हमारे क्लैन का लीडर हूँ। लेकिन तभी अचानक यह शेंजियांग की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, मैं अभी भी हारा नहीं हूँ। और ये कहते ही शेंजियांग बुरी कंडीशन के बावजूद भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। यही तो शेंजियांग की खासियत है कि वो कभी भी हार नहीं मानता। जो सब देखकर च्यूमी फन से बाहर की तरफ आते हुए कहती है कि शेंजियांग ऐसा करके बिना वजह अपनी जिंदगी को जाया मत करो, जिस पर शेंजियांग जवाब देते हुए कहता है कि इस कमीने ने गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए मेरे फादर को हराया, बताओ कि आखिर मैं ये सब कैसे जाने दूं? मैं नहीं रुकने वाला, आज के दिन मुझे हर हाल में जीतना है। ये कहते हुए शेंजियांग ने फिर से अपनी फ्लेम की पावर एक्टिवेट कर ली, जो कि उसकी बॉडी में धंसे हुए आइस स्पाइक्स को पिघलाकर वेपोरेट कर देती है। दूसरी तरफ मास्टर यीहान तो ये देखकर हंसते हुए कह रहा था, तो इसका मतलब कि कचरे के डब्बे तुम अभी भी खड़े हो सकते हो। तुमने तो वाकई में मुझे हैरान कर दिया, तुम एक कॉकरोच से ज्यादा कुछ नहीं, जो कि मरने का नाम ही नहीं लेता। और ये कहती वो फिर से अपने आइस स्पाइक्स की फुल पावर एक्टिवेट करके दोबारा से शेंजियांग पर अटैक करने लगा। शेंजियांग भी उन अटैक्स को डॉज करने के लिए फिर से जंप कर देता है, मगर हम देखते हैं कि उन आइस स्पाइक्स की तादाद काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से धीरे-धीरे करके शेंजियांग और भी ज्यादा इंजर्ड होने लगा। शेंजियांग जानता रहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हारा जाएगा, उसे कुछ न कुछ करना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि शेंजियांग ने फिर से अपने वर्मिंगियन बर्ड और असुर ड्रैगन दोनों की पावर को एक साथ कंबाइन करके एक्टिवेट कर दिया, जिसे वो फ्लेम ड्रैगन टेक्निक का नाम देता है। ये देखकर तो मिस यूमी भी सरप्राइज रह गई थी, क्योंकि वो इन दोनों टेक्निक्स को अलग-अलग इस्तेमाल करती थी। हम देखते हैं कि शेंजियांग अपने फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए आइस को पिघलाकर तेजी के साथ यह यीहान की तरफ बढ़ने लगा, जिसे ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ यीहान ने भी अपनी पूरी जान लगा दी थी। मगर हम देखते हैं कि शेंजियांग उस पर भारी पड़ने लगा और उसने एक पावरफुल पंच के साथ फिर से यीहान को उठाकर पीछे की तरफ धकेल दिया। यीहान तो स्टेज के बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुका था, मगर कैसे तैसे वो खुद को संभाल लेता है, जहाँ वो अपने सामने यह शेंजियांग को उस फ्लेम ड्रैगन के साथ देख पा रहा था। और वो गुस्से में कहता है कि कमीने, आखिर तुम जैसे पिद्दे की हिम्मत कैसे हुई मुझे इंजर्ड करने की? अब तुम मेरा असली कहर देखोगे, तुमने मुझे खुद इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया। ये कहते मास्टर यीहान ने आसपास की आइस एनर्जी को इकट्ठा करते हुए फिर से एक बड़ा सा आइस सरपेंट क्रिएट कर दिया था, जो देखकर शेंजियांग ने अपने फ्लेम ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए उस आइस सरपेंट से टकराने की कोशिश की, मगर उसका फ्लेम ड्रैगन डिस्ट्रॉय हो गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो आइस सरपेंट यह शेंजियांग को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। मिस यूमी यहाँ पर शेंजियांग को समझाते हुए कहती है कि समझने की कोशिश करो, अभी तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल काफी लो है, वो तुम्हारे डबल से भी ज्यादा कल्टीवेशन लेवल का वॉरियर है, तुम चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो सुनकर शेंजियांग एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होते हुए कहता है कि अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे मालूम कैसे होगा। और ये कहते हुए शेंजियांग ने एक बार फिर से अपनी फ्लेम ड्रैगन टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी। मिस यूमी तो देख पा रही थी कि शेंजियांग ने मरने का फैसला कर लिया है, वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। ये सब काफी ज्यादा अजीब था, इससे पहले उसने ऐसा इंसान कभी भी नहीं देखा था, जो कि इतनी बुरी तरीके से पिटने के बावजूद भी हर बार दोबारा से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। शेंजियांग वाकई में काफी ज्यादा जिद्दी था, जो कि यहाँ बुरी तरीके से पिटने के बावजूद भी खड़े होते हुए यीहान से कहता है कि चलो दोबारा शुरू करो। जो सुनकर तो मास्टर यीहान के भी गुस्से का पारा हाई हो गया था और वो फौरन से शेंजियांग को गर्दन से पकड़ लेता है, जिस पर हम देखते हैं कि शेंजियांग ने अपने खून को उसके मुंह पर थूक दिया। ये तो मास्टर यीहान के लिए काफी बेइज्जती वाली बात थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो अब शेंजियांग को किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ सकता। वो सबसे पहले शेंजियांग का एक हाथ तोड़ देता है। इसके बाद उसे पीटते पीटते जमीन पर पटक कर उसके सर पर पैर रखते हुए कहता है कि तुम
हमेशा से कचरा थे और तुम कचरा ही रहोगे। मगर हम देखते हैं कि शेंजियांग ने अपनी फ्लेम की पावर एक्टिवेट करके फन से मास्टर यीहान को पीछे की तरफ धकेल दिया और इससे पहले कि वो उसे पंच कर पाता, अभी मास्टर यीहान ने शेंजियांग के दूसरे हाथ में भी एक आइस स्पाइक्स ठोक दिया, जिस वजह से उसके दोनों हाथ नकारा हो चुके थे। अपने दोनों हाथ तुड़वाने के बावजूद भी शेंजियांग रुकता नहीं, बल्कि वो यीहान को देखते हुए कह रहा था कि चलो दोबारा आओ। ऐसी मोटिवेशन देखकर तो हमारी क्यूट सी मिमी भी पिघल गई थी और वो शेंजियांग की मदद करने का फैसला करती है, जिस वजह से वो बायुई से कहने लगी कि बायुई आपसे तुम्हें ही इस लड़के का ख्याल रखना होगा। उसकी ये बात सुनकर तो बायुई परेशान होते हुए कहती है कि स्यूमी आखिर तुम क्या करने की सोच रही हो, जिस पर मैं स्यूमी कोई जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तभी अचानक मास्टर यीहान ने एक बड़ा सा आइस बॉल क्रिएट करके फन से यहाँ शेंजियांग पर हमला कर दिया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि चलो अब मर जाओ। ये फाइनल अटैक वाकई में काफी जरा पावरफुल था, जिसके नीचे दबकर ऐसा लगता है कि शायद शेंजियांग मारा गया। सूजियान तो बुरी तरीके से टूट जाती है, बाकी के सब लोग भी काफी जरा हैरान हो चुके थे, जबकि मास्टर यीहान खुश होने लगा, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर स्माइल गायब हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि शेंजियांग की बॉडी के आसपास एक अजीब सी फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी। इस मिस्टीरियस फॉर्मेशन की पावर्स तो काफी जरा खतरनाक थी, किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। इस फॉर्मेशन की वजह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके शेंजियांग की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगी और उसकी बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी भी अनलीश हो रही थी। दूसरी तरफ शेंजियांग के सोल सी के अंदर हम देखते हैं कि मिस यूमी पहुंच जाती है, जो कि धीरे धीरे शेंजियांग के पास आकर उससे गले लगाते हुए उसके होंठों पर किस करने लगी, जो कहने की वजह से हम देखते हैं कि मिस यूमी की जितनी भी पावर्स और टेक्निक्स थी वो सारी की सारी शेंजियांग की बॉडी में एक साथ ही आ जाती है। और इस वजह से शेंजियांग की बॉडी से एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जिससे मास्टर यीहान को तो उठाकर पीछे की तरफ पटक दिया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है, क्योंकि वो देखता है कि शेंजियांग तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसकी बॉडी पर अजीब से मार्क्स बने हुए थे, जबकि साथ ही साथ उसका पावर लेवल भी टेरिफाइंग हद तक बढ़ चुका था। इस वक्त मास्टर यीहान को शेंजियांग काफी जरा खौफनाक दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ हेवनली डिवाइन वेपन किंगडम की एम्प्रेस से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस यूमी धीरे धीरे उड़ते हुए यहाँ ज़ू फैमिली की तरफ बढ़ती जा रही थी और उसे वेलकम करने के लिए पहले से ज़ू फैमिली के सारे मेंबर तैयार खड़े थे, जहाँ पर मास्टर ज़ू और ज़ूजियान भी मौजूद थी, जो कि एम्प्रेस को यहाँ पर देखते ही फौरन से उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि योर मैजेस्टी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस यूमी भी धीरे धीरे से ज़ूजियान की तरफ आते हुए कहती है कि ज़ूजियान, क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बुलवाया है, इसका मतलब कि तुमने फैसला कर लिया। जिस पर मिस ज़ूजियान जवाब देते हुए कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बदले में मुझे भी आपसे एक फेवर चाहिए। यहाँ ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि मिस ज़ूजियान ने मिस यूमी के डिसाइपल बनने का फैसला कर लिया है, जिसके बदले शायद वो शेंजियान या फिर उसकी फैमिली को बचाने के लिए कोई बात करेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ यिन यांग डिवाइन रिंग के अंदर मौजूद मिस बायुई पर आ जाता है, जो कि मिस यूमी को इस तरह से डीप स्लीप में देखकर काफी जरा इमोशनल थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस यूमी ने अपनी सारी की सारी एनर्जी शेंजियान के लिए क्यों लगाई होगी। वो इमोशनल होते उसे आकर गले लगा लेती है, जहाँ उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस यूमी होश में आ गई, जहाँ वो अपने हाथों से बायुई के आंसू पोंछ देती है। ये देखकर मिस बायुई तो काफी जरा खुश हो गई थी। वो खुश होते हुए कहती है कि आखिरकार तुम जाग चुकी, लेकिन अभी भी हम देख पा रहे थे कि मिस यूमी काफी जरा कमजोर दिखाई दे रही है। मिस बायुई जानती है कि यूमी को इस वक्त क्या दिखाना होगा। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए बाहर की तरफ मौजूद शेंजियान यहाँ मिस यूमी को दिखाती है, जो कि अभी भी अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर रहा था, और वो मिस यूमी से कहती है कि कहीं तुम इस लड़के से प्यार तो नहीं हो गया, आखिर तुमने इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी। ये सुनकर दूसरी तरफ मिस यूमी भी बायुई को जवाब देते हुए कहती है ये उसके सच्चे दिल की वजह से। जब मैंने देखा कि शेंजियान अपने फादर के लिए खुद की जान को दांव पर लगा रहा था, तभी मुझे एहसास हो गया था कि वो वाकई में एक भरोसे के काबिल इंसान है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। यही वजह है कि मैंने उस पर डिपेंड करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंजियान अपनी कल्टिवेशन को जारी रखता है और इसी तरह से आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन शेंजियान को टियानहुआ के साथ बैटल लड़नी होगी, और अगर शेंजियान इस बैटल को हार गया तो टियानहुआ जोर जबरदस्ती ज़ूजियान के साथ शादी कर लेगा। असल टियानहुआ भी शेंजियान के लिए थोड़े से परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो दोनों अरीना के बाहर यहाँ टियानहुआ का इंतजार करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर टियानहुआ को तो यहाँ पर शाही अंदाज में कुछ लोग उठाकर ला रहे थे और वो आराम से बैठा हुआ था। यहाँ यंग मास्टर टियानहुआ पहुंचने के बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हुए कहता है कि शेंग फैमिली के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, उम्मीद करता हूँ कि शेंजियान आज के दिन तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये सब सुनकर शेंजियान और उसके फादर को तो काफी गुस्सा रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर ज़ू भी वहाँ पर पहुंच गया, जिनकी सीढ़ियां चढ़ने की वजह से सांसें फूली हुई थी। शेंजियान फौरन से मास्टर ज़ू के पास आते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर ज़ूजियान कहाँ पर है, जिस पर मास्टर ज़ू तो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि मिस ज़ूजियान तो यहाँ मिस ल्यूमिंग के साथ पहाड़ी की चोटी पर मौजूद थी, जो कि ऊपर से अरीना की इस बैटल को देखेगी और उससे यहाँ शेंजियान के लिए काफी जरा फिक्र हो रही थी, क्योंकि शेंजियान अभी मोटर रैम के लेवल 5 पर है, जबकि दूसरी तरफ टियानहुआ मोटर रैम के लेवल 6 का वॉरियर है। और इसलिए जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे हुआ। मिस ज़ूजियान ने मिस ल्यूमिंग की डिसाइपल बनने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि शेंजियान यहाँ पर हारा जा सकता है, और वो चाहती थी कि शेंजियान की जान फिर मिस ल्यूमिंग बचाए। बदले में वो मिस ल्यूमिंग की डिसाइपल बनकर उसके साथ चलने के लिए भी तैयार है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर्स भी अरीना के बाहर बैठ गए थे, जबकि हम देखते हैं कि शेंजियान और टियानहुआ भी अरीना में एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। यहाँ टियानहुआ शेंजियान से कह रहा था कि तुमने तो यहाँ पर कई सारे लोग बुलवा लिए, मुझे लगा था कि तुम शांति के साथ इस मामले को सुलझाने की कोशिश करोगे ताकि सब लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। ये सुनकर शेंजियान जवाब देते हुए कहता है कि तुम तो काफी दूर की सोचते हो, इतना ज्यादा तुमने मेरे बारे में
सोच लिया और खुद के बारे में तुमने काफी कुछ सोच रखा है। यही तो वजह कि तुम अपने साथ चीयर्स भी लेकर आए हो, ताकि मैं यहाँ पर जब तुम्हारी टांगे तोड़ दूं तो उसके बाद वैसे भी तुम चलकर तो नहीं जा पाओगे, तो एटलीस्ट ये लोग तुम्हें अपने कंधों पर उठाकर तो ले जाएंगे। जो सुनकर टियानहुआ को भी गुस्सा आने लगा और वो शेंगजियान से कहता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। कुछ दिनों पहले तक तो तुम्हारी इतनी जुबान नहीं चलती थी, देखता हूँ कि जब मैं तुम्हारी पिटाई लगाऊंगा और तुम मुझसे रहम की भीख मांगोगे तब भी तुम्हारी जुबान क्या ऐसी ही चलेगी। जो कहते हैं यंग मास्टर टियानहुआ ने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक फॉर्मेशन क्रिएट करना शुरू कर दिया, जो फॉर्मेशन हवा में एक बड़ा सा पोर्टल बना देती है और उस पोर्टल के अंदर से हम देखते हैं कि एक स्फीयर तेजी के साथ निकलते हुए बाहर की तरफ आने लगा। जिस स्फीयर को देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। इस स्फीयर को शेंगजियान का फादर भी पहचान लेता है कि ये तो एस्ट्रल मीटियोराइट स्फीयर है। जिस स्फीयर के बारे में कहा जाता है कि ये आसमान से गिरे हुए एक मीटियोर से बनाया गया था, जिसे रॉयल फैमिली का फर्स्ट मास्टर इस्तेमाल करता था और उस स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए 1 लाख से भी ज्यादा एनिमीज को जान से मारा है। बाद में फर्स्ट मास्टर ने ये स्फीयर नानमो सिटी के कमांडर को दिया था। हम देखते हैं कि मास्टर चेंग टियानहुआ की सारी बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि यहाँ स्फीयर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही है। शेंगजियान भी यहाँ पर उस स्फीयर की खतरनाक एनर्जी को महसूस कर पा रहा था, जबकि इसी स्फीयर की वजह से तो यंग मास्टर टियानहुआ इतने ज्यादा मोटिवेटेड दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वो इस फाइट को जीत जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान भी इतनी आसानी के साथ हार मानने वालों में से नहीं है। उसने अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फिर से अपनी ड्रैगन क्लास को एक्टिवेट कर दिया था, जिसे अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए देखकर तो ऊपर की तरफ मौजूद मिस लिमिंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई थी और वो हैरान होते हुए कह रही थी कि इस लड़के के पास 2 एट्रिब्यूशन की पावर है, अज़ूर ड्रैगन और फ्लेमिंग फिनिक्स की। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगजियान को इस तरह से तैयार होता हुआ देखकर टियानहुआ ने फिर से अपने स्फीयर को किक कर दिया, जिस किक के साथ ही हम देखते हैं कि वो पावरफुल स्फीयर तेजी के साथ शेंगजियान पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। शेंगजियान इस सडन अटैक को ब्लॉक करने के लिए फिर से अपनी ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करता है, मगर हम देखते हैं कि पीछे की तरफ से टियानहुआ ने तेजी से सामने की तरफ आते हुए अपने स्फीयर को पकड़कर अचानक से उसकी पावर्स और सारी इंक्रीज कर दी, जो कि शेंगजियान को पीछे की तरफ धकेल देती है। ऐसा करने के बाद भी टियानहुआ रुकता नहीं, बल्कि वो अपने स्फीयर की फुल स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बार-बार यहाँ शेंगजियान पर अटैक करने की कोशिश करता है। जिन सारे अटैक्स को शेंगजियान आसानी के साथ डॉज करते हुए फिर से हवा में जंप कर चुका और वहाँ पर उसने अपनी फ्लेमिंग फिनिक्स की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए यहाँ टियानहुआ पर आग बरसाना शुरू कर दी थी। इन फ्लेमिंग अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए यंग मास्टर टियानहुआ ने अपने स्फीयर का इस्तेमाल किया, मगर साथ ही साथ उसे एहसास हो रहा था कि शेंगजियान की ताकत लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि 7 दिन पहले वो इंसान जो कि पूरी तरीके से नकारा था वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है। अगर आज मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये फ्यूचर में हमारे लिए और भी ज्यादा खतरा बन जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी अचानक शेंगजियान तेजी से नीचे की तरफ आने लगा और यहाँ टियानहुआ और शेंगजियान दोनों ही अपने फुल पावर्स के साथ एक दूसरे से टकरा गए। इनके टकराव की एनर्जी ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि यहाँ टियानहुआ उड़ते हुए पीछे की तरफ जाने लगता है। उसने फिर से अपने स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए कुछ चट्टानों को शेंगजियान की तरफ थ्रो करने की कोशिश की, मगर शेंगजियान फिर से अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे पत्थरों को सामने से हटा देता है, जबकि एक पत्थर को कैच करके उसने पूरी तरीके से पीस दिया था। यहाँ शेंगजियान की ये स्ट्रेंथ देखकर तो टियानहुआ भी कहता है कि अब मैं समझ गया कि आखिर तुमने शन यीहान को कैसे हराया। तुम वाकई में काफी ताकतवर हो चुके हो, अब चलो मेरी इस टेक्निक का मुकाबला करो। और ये कहती है हम देखते हैं कि टियानहुआ ने फिर से अपने स्काई ब्रेकिंग स्पीयर टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शेंगजियान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर दूसरी तरफ शेंगजियान ने भी फिर से हवा में जंप कर दिया, जहां वो अपने अज़ूर ड्रैगन और फ्लेमिंग फिनिक्स दोनों की पावर्स को कंबाइन कर देता है, जिनकी पावर से उसने फ्लेमिंग ड्रैगन टेक्निक क्रिएट कर दी थी और वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सामने की तरफ मौजूद टियानहुआ से टकरा जाता है। दोनों ही इस टकराव में अपनी फुल स्ट्रेंथ का मुकाबला कर रहे थे, मगर हमें देखने को मिलता है कि यंग मास्टर टियानहुआ का एस्ट्रल मीटियोर स्फीयर थोड़ा ज्यादा पावरफुल था और इसी वजह से वो यहाँ शेंगजियान को हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देता है, क्योंकि शेंगजियान का फ्लेमिंग ड्रैगन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। ये देखकर तो शेंगजियान के फादर काफी ज्यादा घबरा चुके थे, जबकि दूसरी तरफ ज़ूज़ियान भी परेशान होने लगी। वो वहीं पर मौजूद मिस लिमिंग की तरफ देखने लगती है, क्योंकि ज़ूज़ियान ने मिस लिमिंग से प्रॉमिस लिया था कि वो किसी भी हाल में शेंगजियान को मरने नहीं देगी, जबकि यंग मास्टर टियानहुआ तो ये बैटल लड़ ही से ले रहा है ताकि वो शेंगजियान को अपने रास्ते से हटा सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि अरीना में शेंगजियान उस अटैक के बाद धीरे-धीरे करके दोबारा से खड़ा हो चुका था, जो देखकर टियानहुआ कहता है कि तुम दोबारा से खड़े हो गए, मुझे लगा नहीं था, पर चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ कि तुम मेरे स्फीयर के आखिर और कितने अटैक झेल सकते हो। शेंगजियान जो कि दूसरी तरफ देख रहा था, यहाँ पर शेंगजियान की पीठ को देखकर तो टियानहुआ उस पर हमला करने का सोचता है, क्योंकि ये मौका उसके लिए बेहतरीन था, इसलिए वो फिर से अपने स्फीयर को लेकर यहाँ शेंगजियान की तरफ बढ़ने लगता है। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि शेंगजियान ने काफी कूल तरीके से बिना देखे अपने हाथ का इस्तेमाल करते स्फीयर को पकड़ लिया, जिससे तो टियानहुआ भी सरप्राइज हो गया और शेंगजियान ने तभी अपने दूसरे ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते शेंगजियान पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज करते हुए फिर से पीछे की तरफ आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों के दरमियान क्लोज कॉम्बैट होना शुरू हो जाती है, जहाँ क्लोज कॉम्बैट में हम देखते हैं कि शेंगजियान ने एक बार फिर से टियानहुआ के स्फीयर को एक हाथ से पकड़ लिया था और दूसरे हाथ से वो टियानहुआ के साथ बैटल लड़ने लगता है, क्योंकि अगर शेंगजियान ने स्फीयर को पकड़े रखा तो टियानहुआ उस स्फीयर की पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। यही शेंगजियान का प्लान था, टियानहुआ भी इसे समझ लेता है, इसलिए टियानहुआ ने अपने स्फीयर को आजाद कराने की कोशिश ही शुरू कर दी, जहाँ वो शेंगजियान के मुंह पर किक करते उसे पीछे की तरफ पटक चुका और जोर-जोर से हंसते हुए कहता है कि आज के दिन तो हेवन भी मेरा ही साथ दे रहा है। दूसरी तरफ शेंगजियान भी एक बार फिर से फाइट करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, मगर साथ ही साथ वो अपने मन में सोच रहा था कि इन सबसे काम नहीं होने वाला, मुझे कोई और रास्ता
रास्ता निकालना होगा। ये सब सोचते हुए शेंजियान आसमान में मौजूद बिजली को कड़कता हुआ देख रहा था। ये सब देखकर तो सामने की तरफ मौजूद टियानहुआ ने फौरन से अपने स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए शेंजियान पर हमला कर दिया और वो हमला करते हुए कहता है कि फाइट के दौरान तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारा सारा के सारा ध्यान मुझ पर होना चाहिए वरना तुम मारे जाओगे। और ये कहते हुए एक बार फिर से शेंजियान और टियानहुआ के दरमियान क्लोज कॉम्बैट होना शुरू हो गई, जहां पर पीछे की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं कि शेंजियान ने अपने फ्लेमिंग फिनिक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए फुल बर्स्ट पावर के साथ यहां फ्लेमिंग बॉल का इस्तेमाल करते हुए टियानहुआ पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जिनकी वजह से अरीना में एक बहुत बड़ा फ्लेमिंग ब्लास्ट हो गया। जब अरीना में से धुआं हटा तो हमें देखने को मिलता है कि अटैक्स ने टियानहुआ को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, मगर अभी भी वो अपने पैरों पर सही सलामत खड़ा है। जबकि सामने की तरफ मौजूद शेंजियान भी अब जानता है कि उसे आगे क्या करना होगा। वो देखता है कि आसमान में थंडर क्लाउड्स इकट्ठा हो चुके थे, जिसे देखकर शेंजियान अपने मन में सोचता है कि यही मेरे पास आखिरी मौका है, मुझे अपने असुर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन वाली पावर अवेकन करनी होगी। ये सोचते ही शेंजियान ने उस लाइटनिंग क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपने असुर ड्रैगन के साथ तीसरे के साथ उसी लाइटनिंग से टकराना शुरू हो जाता है, जिसमें वो पहले बार-बार नाकामयाब हुआ था। ये कहते हुए देखकर तो वहां पर मौजूद सब लोग सरप्राइज हो गए थे कि आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। लगता है कि ये अपनी मौत को खुद ही दावत देना चाहता है। इस तरह से तो टियानहुआ की कुछ भी किए बगैर ये लड़का मारा जाएगा। जबकि मिस ल्यूमिंग और मिस वुजियान भी ये देखकर परेशान हो चुकी थी। मिस वुजियान कहती है कि शेंजियान आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जबकि शेंजियान तो आसमान में उस लाइटिंग थंडर से टकराते उसकी लाइटिंग पावर अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर रहा था। नीचे की तरफ टियानहुआ ये सब देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मामूली ट्रिक से डरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अभी अपने एस्ट्रल मीटियोराइट स्फीयर की असली पावर दिखाऊंगा। ये कहते हुए यंग मास्टर टियानहुआ ने भी आसपास की एनर्जी को अपने स्फीयर के अंदर इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मीटियोराइट की स्फीयर टेक्निक एक्टिवेट कर देता है। इस टेक्निक के साथ वो अपने स्फीयर को लेते हुए तीसरे के साथ शेंजियान की तरफ बढ़ने लगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवा में मौजूद शेंजियान ने भी आखिरकार अपने असुर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर अवेकन कर ली है, जिसकी वजह से शेंजियान की बॉडी से थंडर एनर्जी अनलीश होने लगी और वो उसी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए एक थंडर ड्रैगन बना लेता है, जो कि शेंजियान को चारों तरफ से कवर कर चुका था। शेंजियान अपने इसी न्यू थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए तीसरे के साथ नीचे की तरफ मौजूद टियानहुआ से सीधा जाकर टकरा जाता है। इन दोनों की टेक्निक काफी ज्यादा टेरिफाइंग थी। जिन टेक्निक के हवा में एक दूसरे से टकराने की वजह से चारों तरफ काफी पावरफुल एनर्जी वेव्स क्रिएट होने लगे। इवन कि मास्टर ज़ू तो उन एनर्जी वेव्स की वजह से नीचे की तरफ गिर जाते हैं, जबकि इन एनर्जी वेव्स ने मिस ल्यूमिंग को भी सरप्राइज कर दिया था। दोनों ही हवा में मौजूद यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहे थे, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि शेंजियान की ये थंडर ड्रैगन टेक्निक ज्यादा पावरफुल थी और इसे टियानहुआ के मीटियोराइट स्फीयर को ओवरपावर्ड कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट का धुआं जब अरीना से हटा तो हमें देखने को मिलता है कि टियानहुआ तो जमीन पर पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ शेंजियान की बॉडी में काफी खतरनाक थंडर एनर्जी मौजूद थी। शेंजियान को इतने कूल तरीके से देखकर तो मास्टर ज़ू भी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। शेंजियान रॉयल फैमिली के नंबर 1 जीनियस टियानहुआ को कैसे हरा सकता है। दूसरी तरफ शेंजियान का फादर भी खुश होते हुए कह रहा था कि मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि शेंजियान के पास इतने पावरफुल स्किल्स भी मौजूद है। उन्हें अपने बेटे पर काफी नाज हो रहा था, जबकि यहाँ अरीना में मौजूद हम देखते हैं कि टियानहुआ खून की उल्टियां करता जा रहा है। उसे इंटरनल इंजरीज हो चुकी थी। वो कैसे तक अपने पैरों पर खड़ा होते हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम मेरा ऐसा हशर नहीं कर सकते, तुम एक मामूली कैसे थे। बेशक अभी तुम मोटर रन के लेवल 5 पर पहुंच चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो आखिर तुम मुझे ओवरपावर्ड कैसे कर सकते हो। इस पर शेंजियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि शायद इस वक्त हेमन मेरे साथ है और चूंकि किस्मत तुम्हारे खिलाफ है तो मुझे नहीं लगता कि तुम और ज्यादा फाइट कर पाओगे, बेहतर ये होगा कि हार मान लो। ये सुनकर तो सामने की तरफ मौजूद टियानहुआ की ईगो हर्ट हो जाती है और वो गुस्सा होते हुए फौरन से अपनी स्फीयर की पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि इतनी जल्दी नहीं। ये कहते हुए टियानहुआ ने अपने एस्ट्रल मीटियोराइट स्फीयर की एक फॉरबिडन सील को ब्रेक कर दिया था, जिसकी वजह से अब इस मीटियोराइट स्फीयर की असली पावर्स अनलीश होने लगी, जिसकी वजह से चारों तरफ अरीना उसके औरत से भर चुका था। इस औरत को महसूस करते हुए यूवी परेशान होते हुए कहती है इस मीटियोराइट स्फीयर का औरत तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, मुझे मालूम नहीं था कि ये स्फीयर इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इतने खतरनाक स्पिरिट ऑरा की वजह से तो शेंजियान की जान खतरे में आ जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानहुआ ने भी अपने स्फीयर को लेकर तीसरे के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए शेंजियान पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, जिन अटैक्स को शेंजियान अपने ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर रहा था। बेशक ये सब करने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी और अगर शेंजियान के ड्रैगन क्लॉ ना होते तो अब तक उसकी हड्डियां टूट चुकी होती। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि टियानहुआ ने अपने स्फीयर का इस्तेमाल करते हुए पावरफुल स्लैश अटैक भी शेंजियान पर लगा दिया था। तभी अचानक फौरन शेंजियान अपनी लाइटिंग एनर्जी को समन करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर फिर भी यह स्लैश का थोड़ा बहुत इफेक्ट शेंजियान की बॉडी पर आ गया था। वो भी खून की उल्टी करने लगता है। टियानहुआ भी शेंजियान की ऐसी हालत देखकर खुश हो जाता है और वो मुस्कुराते हुए धीरे-धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ये सब होते हुए देखकर दूसरी तरफ शेंजियान कहता है कि मुझे ज़ूजियान के लिए हर हाल में इस फाइट को जीतना है और ये कहती है एक बार फिर से शेंजियान ने यहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन को समन करना शुरू कर दिया था, जो देखकर तो टियानहुआ भी घबरा जाता है और वो शेंजियान को रोकने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। मगर तब तक शेंजियान की टेक्निक कंप्लीट हो चुकी थी और उसका थंडर ड्रैगन बहुत ही तेजी के साथ फौरन से नीचे की तरफ आते हुए टियानहुआ को पीछे की तरफ धकेल देता है और अब हम देखते हैं कि शेंजियान ने अपने थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए टियानहुआ
पर हमला नहीं किया, बल्कि वो अपने ही थंडर अटैक को खुद की बॉडी में एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जहाँ वो थंडर एनर्जी फियर्सली शेंगजियान की बॉडी में एंटर कर रही थी और वो दर्द से जोरों के साथ चिल्ला रहा था। शेंगजियान के फादर और मिस सूजियान भी ये देखकर काफी परेशान हो गए थे, जबकि मिस लिविंग बताती है कि ये लड़का हेवन एंड अर्थ की थंडर एनर्जी को जबरदस्ती अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब कर रहा है, जिससे इतनी तकलीफ होगी जैसे कि उसकी सारी की सारी हड्डियों को पीसकर दोबारा से बना दिया गया हो। मगर हाँ, ये शेंगजियान की बॉडी को काफी ज्यादा ताकत और साथ ही साथ उसकी रफ्तार को इंक्रीज कर देगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सारा की सारा दर्द भरा प्रोसेस झेलने के बाद आखिरकार शेंगजियान शांत हो जाता है। ये देखकर टियानहुआ भी उसकी तरफ बढ़ने लगा था, मगर तभी अचानक शेंगजियान सामने से गायब हो गया और वो टियानहुआ के पीछे पहुंच चुका था, जहाँ वो उसे एक पावरफुल पंच कर देता है। ये देखकर तो टियानहुआ शॉक हो गया था, जबकि सामने की तरफ मौजूद शेंगजियान एक बार फिर से गायब होकर टियानहुआ के पीछे आ गया। जो देखकर टियानहुआ फिर से अपने स्फीयर को घुमाते उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर शेंगजियान तो आसानी के साथ उसके अटैक को डॉज करते हुए दोबारा से उसके पीछे आ गया। असल में शेंगजियान की रफ्तार बिजली जैसी तेज हो चुकी थी, वो एक लम्हे में एक जगह से मूव करते हुए दूसरी जगह पहुंच सकता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगजियान काफी कूल तरीके से हाथ बांधकर यहाँ टियानहुआ के पीछे कमर से कमर लगाकर बैठा हुआ था और इससे पहले कि टियानहुआ उस पर दोबारा से हमला कर पाता, वो मूव करते फिर से दूसरी तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसने टियानहुआ के स्फीयर को पकड़ते उसे हिट करते उसके स्फीयर को उससे छीन लिया। ऐसा करने के बाद शेंगजियान टियानहुआ को पेट में किक करते उसे हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद वो तेजी से मूव करते फिर से हवा में उसके पीछे भी आ चुका था और वो वहाँ उससे जोरदार पंच करते दोबारा से जमीन पर बैठ चुका, जबकि टियानहुआ की जमीन पर आने से पहले ही शेंगजियान वहाँ पर पहुंच चुका था और वो उसे एक बार फिर से पंच करते हुए हवा में उड़ा देता है, जहाँ हवा में आते हुए एक बार फिर से शेंगजियान ने उसे किक करते हुए जमीन पर पटक दिया, जिसे सही मायनियों में उठा उठा कर पटकना कहा जा सकता है। शेंगजियान टियानहुआ की बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई करता जा रहा था, जबकि टियानहुआ बेचारा तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि शेंगजियान की रफ्तार इस वक्त इतनी ज्यादा तेज थी। टियानहुआ के अटैक तो उसे स्लो मोशन में दिखाई दे रहे थे, जबकि वो खुद बिजली की रफ्तार के साथ मूव करते हुए यहाँ एक के बाद एक अटैक टियानहुआ पर करता जा रहा था। वो उसे हवा में उड़ा देता है, जहाँ हवा में शेंगजियान कभी उसे एक साइड से लात मारता, कभी दूसरी साइड से पंच, और इसी तरह करते करते उससे बहुत ही स्पीड के साथ टियानहुआ को धोना शुरू कर दिया था। इन सारे के सारे अटैक्स की वजह से टियानहुआ का मुंह तो सूज जाता है, लेकिन शेंगजियान का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हो रहा था। वो टियानहुआ को पैर से पकड़ते हुए जोर जोर घुमाते हुए आसमान में पटक चुका, जहाँ पर वो टियानहुआ की पोजीशन से पहले उससे भी ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच चुका था और ऊपर से यहाँ पर अपने थंडर ड्रैगन को समन कर लेता है, जहाँ वो टियानहुआ से कह रहा था कि चलो अब इस खेल को यहीं पर खत्म करते हैं, और ये कहती शेंगजियान ने अपने थंडर ड्रैगन वुजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए से टियानहुआ पर हमला कर दिया। इस फाइनल थंडर ड्रैगन अटैक से टकराते हुए हम देखते हैं कि एरिना में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जबकि टियानहुआ की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि अब तो वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं हो सकता। बस वो सिर्फ शुक्र इसी बात का मनाए कि शेंगजियान ने उसे जिंदा छोड़ दिया। शेंगजियान कुल तरीके से बिना किसी खरोच के नीचे की तरफ आ जाता है, जबकि टियानहुआ के सर्वेंट तो उसे इस हालत में देखकर कहते हैं कि यंग मास्टर, और फौरन से जाते हुए उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाने लगे। मास्टर जो भी ये सब देखकर अपनी आंखों में यकीन नहीं कर पा रहा था, वो धीरे से निराश होकर नीचे की तरफ बैठते हुए कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिस शेंगजियान को वो कच्चा समझ रहा था वो तो इतना ज्यादा ताकतवर निकला, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस सूजियान भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि शेंगजियान ने आसानी के साथ टियानहुआ को हरा दिया है और उससे शेंगजियान की मदद करने की नौबत ही नहीं आई, जबकि मिस ल्यूमिंग भी शेंगजियान की आज की इस परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी है। दूसरी तरफ चूंकि शेंगजियान ने यहाँ टियानहुआ को हरा दिया था, इसलिए वो उससे कहता है कि शर्त के मुताबिक अब तुम हार चुके हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें सूजियान के आसपास देखूं, बल्कि तुम्हें जू फैमिली और शेंग फैमिली से कम 100 गज की दूरी में रहना होगा। ये सब सुनकर टियानहुआ को गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता, बल्कि तभी अचानक हम देखते हैं कि वो खून की उल्टी करते हुए फौरन से बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर जाता है, जिसे उठाकर उसके सर्वेंट यहाँ से ले जाते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर चैन टियानहु भी अपने बेटे से सवाल करते हुए पूछता है कि शेंगजियान तुम ठीक तो हो रहा, जिस पर शेंगजियान मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ फादर, आप मेरी फिक्र ना करें। मगर ये सब कहती है अचानक शेंगजियान का सर चकराने लगा और वो भी बेहोश होकर नीचे की तरफ गिर जाता है। ये इसी वजह से क्योंकि शेंगजियान ने कुछ ज्यादा ही एनर्जी इस्तेमाल कर दी थी और उससे खुद की लिमिट को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया था। पहले तो एड्रेनलिन रश की वजह से वो यहाँ फाइट कर रहा था, मगर अब चूंकि उसकी बॉडी शांत होने लगी है इसलिए वो भी कमजोर होकर बेहोश होते हुए गिर जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ शेंगजियान पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसकी बॉडी पर अजीब तरह से पैटर्न आ चुके थे और उसकी फ्लेम पावर्स तो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ अरीना में चारों तरफ फैल रही थी। सब लोग उसकी इस टेरिफाइंग रूप को देखकर काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। मिस सूजियान तो यहाँ पर शेंगजियान को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई, जबकि मास्टर यीहान को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ शेंगजियान धीरे धीरे से मास्टर यीहान की तरफ बढ़ने लगता है। ग्रेट एल्डर भी ये सब देखते हुए कह रहे थे कि इस लड़की का ऑरा कितना ज्यादा टेरिफाइंग महसूस हो रहा है, हमें इस लड़की को जल्दी से जल्दी मारना होगा वरना ये लड़का हमारे लिए फ्यूचर में और भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। दूसरी तरफ मास्टर यीहान भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा था और इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी सारी की सारी ताकत इकट्ठा करते हुए अपने आइस स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए शेंगजियान पर हमला करने की कोशिश करता है। मगर शेंगजियान की फ्लेम पावर इस वक्त इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि वो आइस स्पाइक्स तो यहाँ शेंगजियान के सामने की तरफ आते ही खुद ब खुद ही पिघलकर गायब होने लगे। अपने अटैक को इस तरह से नाकामयाब होते हुए देखकर हम देखते हैं कि यीहान ने फिर से अपनी पावर्स को इकट्ठा करते हुए एक बहुत बड़ा आइस स्काई ब्लेड टेक्निक क्रिएट कर दिया था, जिसे देखकर तो सब लोगों का मुंह खुला की खुला रह जाता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर यीहान ने उस बड़ी सी आइस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए शेंगजियान पर अटैक करने की
कोशिश की, मगर दूसरी तरफ शेंगजियान तो बिना अपनी जगह से हिले बस सिर्फ कुल तरीके से उस तलवार की तरफ देखता है और वो तलवार पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाती है। इवन कि उस झटके की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर यीहान भी उड़ते हुए पीछे की तरफ आ गिरा। दूसरी तरफ शेंगजियान इसी तरह से धीरे धीरे सामने की तरफ चलता हुआ आ रहा है। ये देखकर मास्टर यीहान उसे रोकने के लिए अपनी आइस पावर को इकट्ठा करते हुए 3 बड़े बड़े आइस टोर्नेडोज वहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए शेंगजियान पर हमला करना चाहता था। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान ने तो पूरी तरीके से बस सिर्फ एक ही हाथ का इशारा किया और इसी के साथ वो आइस टोर्नेडोज यहाँ फ्लेम टोर्नेडोज में कन्वर्ट हो गए, जबकि साथ ही साथ उनका साइज भी पहले से इंक्रीज हो चुका था। इस टाइम पर शेंगजियान इतना सारा पावरफुल और कूल दिखाई दे रहा था कि उसकी स्ट्रेंथ का मुकाबला करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। मास्टर यीहान को इस बात का एहसास हो गया था और वो इन 3 फ्लेम टोर्नेडोज को अपनी तरफ आता हुआ देखकर घबराते हुए पीछे की तरफ जंप करने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ शेंगजियान सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से उसे वापस से उन फ्लेम टोर्नेडो के अंदर की तरफ खींच चुका। इन फ्लेम टोर्नेडोज के अंदर मास्टर यीहान को काफी तकलीफ हो रही थी और वो अपनी आइस एनर्जी का इस्तेमाल करते खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि शेंगजियान फौरन उसे अपनी तरफ खींचते हुए गर्दन से पकड़ लेता है। अभी तक तो ये सब सिर्फ ट्रेलर चल रहा था, असली खेल तो शेंगजियान अभी शुरू करने वाला है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उससे फौरन से मास्टर यीहान के मुंह पर एक जोरदार पंच कर दिया, जिससे वो उसके कई दांत तोड़ देता है। इसके बाद शेंगजियान रुकता नहीं और एक के बाद एक उससे किक करना शुरू कर चुका, जहाँ पर वो फाइनल पंच के साथ उसे जोरदार हिट करते हुए फौरन से जमीन पर पटक देता है और हम देखते हैं कि इन अटैक्स में उसकी कई सारी हड्डियां टूट चुकी थी। मगर शेंगजियान का गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हो रहा। वो रूथलेस आवाज में कहता है कि ये सब मेरे फादर के खिलाफ बगावत करने के लिए। ये कहते ही शेंगजियान फौरन से मास्टर यीहान को सर से पकड़ते उसे पूरे अरीना में घसीटना शुरू कर देता है, जहाँ उससे पूरे अरीना की धूल चटवाने के बाद हम देखते हैं कि शेंगजियान ने उसे टांग से पकड़कर कभी इधर मारा कभी उधर मारा और इन अटैक्स में हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर यीहान के नाक मुंह से खून निकल रहा था। वो तो इस वक्त हार भी मानना चाहता था, लेकिन शेंगजियान दूसरी तरफ उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। वो उसे गुस्से में पूरा खत्म करने के लिए फिर से वहाँ पर वर्मिलियन बर्ड डांस फॉर्मेशन टेक्निक क्रिएट करना शुरू कर देता है, जो फॉर्मेशन तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रही थी। बल्कि ग्रेट एल्डर भी इस फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि आखिर शेंगजियान ये सब कैसे कर पा रहा है। इस फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा वर्मिलियन बर्ड निकलकर बाहर की तरफ आ गया था, जिसका प्रेशर ही सिर्फ मास्टर यीहान को पीछे की तरफ धकेल देता है। बाकी के सब लोग भी अपनी आंखें फाड़ कर उस वर्मिलियन बर्ड को देख रहे थे। इवन कि मास्टर जू को भी एहसास हो चुका कि शेंगजियान तो इतना सारा ताकतवर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान यहाँ पर मास्टर यीहान का किस्सा खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने फ्लेमिंग टोर्नेडो को क्रिएट कर देता है, जिस फ्लेमिंग टोर्नेडो के अंदर से मास्टर यीहान बुरी तरीके से पिटता पिटाता वो यहाँ हवा में आ चुका था, जहाँ पर पहले से ही वो वर्मिलियन बर्ड अटैक उसका इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शेंगजियान के सिर्फ एक ही ऑर्डर पर वो टेरिफाइंग वर्मिलियन बर्ड अटैक सीधे यीहान की तरफ बढ़ चला, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर यीहान चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़ दो। मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो वर्मिलियन बर्ड अटैक सीधे जाकर यहाँ मास्टर यीहान की बॉडी के आर पार गुजर जाता है, जिससे यीहान की जान ले ली। साथ ही साथ वो ब्रूटल अटैक सीधे जाकर नीचे अरीना से भी टकरा गया था, जिस टकराव की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और अरीना में होने वाली तबाही की वजह से डिब्री चारों तरफ उड़ती हुई जाने लगी। ये देखकर ग्रेट एल्डर तो खुद को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए फिर से सामने की तरफ एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं, जिससे उन्होंने खुद को बचा लिया था। दूसरी तरफ आम लोगों की तरफ भी वो चट्टानें आने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं कि मिस ज़ूज़ियान यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते उन लोगों को भी उन चट्टानों से बचा लेती है। इसके बाद अरीना में चारों तरफ खामोशी हो गई। हम देखते हैं कि शेंगजियान धीरे धीरे करके शांत होने लगा। वो अपने सामने जमीन पर पड़े हुए मास्टर यीहान की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार मैं जीत गया। मगर ये सब कहते हुए अचानक से उसका सर चकराने लगा और उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे करके अंधेरा आने लगता है, जो देखकर तो ज़ूज़ियान यहाँ पर शेंगजियान का नाम लेकर फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगी और शेंगजियान बेहोश होकर फिर से नीचे की तरफ गिर जाता है। इसके बाद हम लोगों को दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर याओ टियार हुआ दिखाया गया, जिसे यहाँ पर जो कुछ भी हो वो सब कुछ मालूम हो चुका है और उसे काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसका प्लान फेल कैसे हो गया। उसे शेंगजियान की जीत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो इसी गुस्से को वहाँ पर मौजूद अपनी गुलाम लड़की पर निकालना शुरू कर चुका, जहाँ वो अपनी चाबुक का इस्तेमाल करते लगातार जोर जोर से उसे पीटता जा रहा था। मास्टर जू भी वहीं पर खड़े थे और वो यंग मास्टर टियानहुआ का ये जालिम रूप देख पा रहे थे। उसे अपनी बेटे के लिए भी अब डर का एहसास हो रहा था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि टियानहुआ कितना ज्यादा जालिम है। मगर फिर भी वो डरते डरते यहाँ पर याओ टियानहुआ से सवाल करते हुए पूछता है कि यंग मास्टर टियानहुआ, अब बताओ कि आखिर आप आगे क्या करोगे? जिस पर टियानहुआ जवाब देते हुए कहता है कि शेंग फैमिली के लीडर की पोजीशन वापस से चेन टियानहुआ को दे दी गई है, क्योंकि उसके बेटे के पास अब स्पिरिट वेन्स आ चुके और साथ ही साथ वो बैटल को भी जीत चुका। ये मेरे लिए एक अच्छी खबर नहीं। अगर मुझे शेंग फैमिली पर काबू करना है तो मुझे उसके लिए सबसे पहले शेंगजियान को रास्ते से हटाना होगा, जिसके लिए यंग मास्टर टियानहुआ मास्टर जू से कहता है कि कुछ दिनों बाद एम्प्रेस ऑफ डिवाइन वेपन किंगडम यहाँ पर आने वाली है। उनके दिन रॉयल सिटी में एक बड़ा सा जश्न होगा। मैं चाहता हूँ कि मास्टर जू तुम सबके सामने अनाउंस कर दो कि ज़ूज़ियान और मेरी उस दिन शादी होगी। ये सुनकर मास्टर जू कहता है लेकिन मेरी बेटी अभी तक इस शादी के लिए तैयार नहीं हुई, जिस पर यंग मास्टर टियानहुआ कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, वो खुद ही तैयार हो जाएगी, क्योंकि जब मैं उसकी आंखों के सामने शेंगजियान को उस दिन जान से मारूंगा तो उसे मेरे साथ शादी करनी ही होगी। उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। ये सब सुनकर
देखकर तो मास्टर जू भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, जबकि दूसरी तरफ यंग मास्टर डियान हुआ जोर जोर से इमेल्स की तरह हंसते हुए कह रहा था कि जल्दी शंग फैमिली का जो कुछ भी है वो सब मेरा होगा। और ये सब कहते हुए वो सामने की तरफ जाते हुए अपने गुलाम की पीठ पर लगे हुए उस खून को चाटते हुए यहाँ इमेल्स की तरफ मुस्कुराने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से शंग फैमिली में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर डियान हुआ अपने बेटे के लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। मगर थोड़ी देर में शंगजियान अचानक से होश में आ जाता है, जिसे देखकर तो मास्टर डियान हु काफी ज्यादा खुश हो गए और वो फौरन से उसके पास आते हुए कहते हैं कि शुक्र है शंगजियान कि तुम होश में आ गए, तुम ठीक तो हो ना? जिस पर शंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फादर ये बताए कि आखिर आपके जख्म कैसे हैं? जिस पर मास्टर चेंग डियान हु जवाब देते हुए कहता है कि मेरे जख्मों की फिक्र मत करो, वो बस सिर्फ मामूली जख्म ही है। जब मैं अपनी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी को निकाल दूंगा तो मेरे जख्म जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तुम बस सिर्फ खुद पर ध्यान दो। यहाँ पर अपने फादर को इस तरह से ठीक देखकर शंगजियान को भी अच्छा महसूस हो रहा था। तभी अचानक वहाँ पर उनकी एक सर्वेंट आ गई, जो कि मास्टर चेंग डियान हु को बताती है कि आपसे कुछ मेहमान मिलने के लिए आए हुए हैं। ये सुनकर मास्टर चेंग डियान हु यहाँ पर अपने बेटे से कहता है अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ से चलना होगा, तुम आराम करो। ये कहती हुए फौरन वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीछे तरफ शंगजियान भी आराम से खाना खाने के लिए बैठ गया था, जहाँ उसे अपने साथी मिस बायुई भी दिखाई दे रही थी और वो बायुई से सवाल करते हुए कहता है कि मिस बायुई मुझे कहीं पर सिमी क्यों नहीं दिखाई दे रही? ये कहते हुए अभी खाना खाने लगा था। तभी अचानक मिस बायुई उसे जवाब देते हुए कहती है क्योंकि मिस सिमी की आखिरी बच्चे की स्पिरिचुअल एनर्जी भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गई, इसलिए वो डीप स्लीप में जा चुकी है। इस स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्शन का सुनकर तो अचानक से शंगजियान भी सरप्राइज हो गया और वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हुआ? जिस पर मिस बायुई शंगजियान के पास आते हुए कहती है कि क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ कि तुमने आखिर यीहान को हराया कैसे? ये सुनकर शंगजियान अचानक से याद करता है कि जब वो बेहोश हो चुका था तब अचानक उसके सोल सी में मिस यूमी आई थी, जिसके उसे किस करने पर अजीब सी एनर्जी उसकी बॉडी में इंटर कर चुकी थी। अब शंगजियान को समझ आने लगा कि इसका मतलब कि वो सारी की सारी एनर्जी मिस यूमी की थी, इसलिए वो थोड़ा सा उदास हो चुका था। साथ ही साथ वो कह रहा था कि मुझे मिस यूमी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। मगर ये सब सोचते अचानक से वो खड़ा होकर मिस बायुई से कहता है कि मैं मिस यूमी की मदद करना चाहता हूँ, बताओ क्या आखिर मिस यूमी की मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ? जिस पर बायुई जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस यूमी ने अपनी एनर्जी को तुम्हारे लिए एग्जॉस्ट क्यों किया होगा? क्योंकि वो तुम्हें जिंदा देखना चाहती थी। अगर तुम सच में उसकी मदद करना चाहते हो तो बेहतर ये होगा कि तुम अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग करते हुए सारा के सारा ध्यान अपनी ट्रेनिंग पर लगाओ। इस तरीके से हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे उसे वापस लाने का। ये सुनकर तो शंगजियान ट्रेनिंग करने के लिए पूरी तरीके से मोटिवेटेड हो चुका था। जहाँ इसके बाद नेक्स्ट सीन हम लोगों को जंगल का दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी तेज बारिश हो रही थी। मगर हम देखते हैं कि शंगजियान अभी भी लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पहले अपनी वर्मिलियन बर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर फ्लेम एट्रीब्यूशन पावर थी, और साथ ही साथ वो सेकेंडली अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर्स को भी एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर वुड एलिमेंटल पावर थी, और वो अपनी इन दोनों डुअल एट्रीब्यूशन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रख रहा था। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि एक लाइटनिंग थंडर यहाँ शंगजियान की बॉडी पर गिरने वाला था, जिससे बचने के लिए शंगजियान ने फौरन से अपने अज़ूर ड्रैगन की शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था और वो इस अटैक को झेल लेता है। साथ ही साथ वो जंप करते हुए पीछे की तरफ भी आ गया, मगर साथ ही साथ यहाँ शंगजियान ने महसूस किया कि उसके अज़ूर ड्रैगन की पावर्स के अंदर लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर भी है, पर फिलहाल शंगजियान उसे एक्टिवेट नहीं कर सकता था। इसलिए शंगजियान यहाँ आसमान में मौजूद बिजली को कड़कता हुआ देखकर मिस बायुई से सवाल करते हुए पूछता है कि मिस बायुई क्या मैं इन थंडर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर्स के अंदर लाइटनिंग एट्रीब्यूशन को अवेकन कर सकता हूँ? जिस पर मिस बायुई जवाब देते हुए कहती है कि हाँ कर तो सकते हो, लेकिन इससे तुम्हारे मरने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता तो कोशिश करके देख सकते हो। पर यहाँ ये सब सुनकर भी शंगजियान तो उल्टा खुश हो गया और वो खुश होते हुए कहता है कि ग्रेट, अब मजा आएगा। ये कहते ही शंगजियान ने फिर से अपने अज़ूर ड्रैगन को वहाँ पर सवार कर लिया था, जिसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसमान में मौजूद लाइटनिंग के साथ खुद को टकराने की कोशिश करता है, ताकि वो उस लाइटनिंग एनर्जी को अपने अज़ूर ड्रैगन के अंदर एब्जॉर्ब कर सके। फिर शुरू में जब शंगजियान का अज़ूर ड्रैगन यहाँ हवा में आया तो हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग थंडर अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, जो कि अज़ूर ड्रैगन को हिट करके पीछे की तरफ गिरा देता है। बल्कि शंगजियान को भी इसकी वजह से इंटरनल इंजरीज हुई, मगर शंगजियान कभी भी हार नहीं मानता, यही तो उसकी खासियत है। इसलिए हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से खड़ा हो गया, जहाँ इस बार वो पहले से भी ब्रूटल तरीका अपनाता है। इस बार उसने अपने अज़ूर ड्रैगन को सामने की तरफ भेजने के बजाय खुद आगे की तरफ बढ़ चला, जबकि उसका अज़ूर ड्रैगन उसके पीछे पीछे था। और हम देखते हैं कि शंगजियान ने वो लाइटनिंग थंडर अटैक अपनी ही बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बेशक शंगजियान को काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी, और वो इस तकलीफ की वजह से हर बार तगड़ा कर नीचे की तरफ भी आ गिरता था। लेकिन हम देखते हैं कि वो रुकता नहीं और बार बार खड़ा होकर लगातार प्रैक्टिस करता रहा। मिस बायुई भी यहाँ पर शंगजियान के ये ताकतवर होने का जुनून देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़का इतना भी ज्यादा जिद्दी हो सकता है। हम देखते हैं कि शंगजियान एक बार फिर से नीचे की तरफ आ गिरा था, और इससे पहले कि वो दोबारा से खड़ा हो पाता तभी अचानक मिस बायुई उसके पास आते हुए कहती है कि अभी तक तुम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें खुद को इतना ज्यादा पुश करना चाहिए। इस पर शंगजियान धीरे धीरे से खड़ा होते हुए कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। याओ टियान हुआ ने जू फैमिली को हथियाने के लिए मिस जू जियान का रिश्ता मांग लिया, क्योंकि शंग फैमिली पर काबू करने के लिए उन्होंने हाउ हाई को वो डिमोनिक आर्टिफैक्ट दिया था। मुझे लगता है कि याओ फैमिली कुछ बहुत ही बड़ी साजिश रच रही है। ऐसा लगता है कि याओ फैमिली सारी की सारी फैमिली
फैमिलीज को निकलना चाहती है ताकि वो खुद को ताकतवर कर सके, इसलिए याओ यार हुआ रुकेगा नहीं। वो जल्दी मेरी शन फैमिली पर दोबारा हमला करने के लिए वापस आएगा और तब तक मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को ताकतवर कर लूँ, इसलिए चाहे जैसी मर्जी मुश्किल आए मैं आराम नहीं कर सकता। जो सब सुनकर मिस बाइयुई यहाँ शेंगजियान को जवाब देते हुए कहती है कि बेशक तुम्हारी कल्टीवेशन पहले से इंप्रूव हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर बड़ी फैमिलीज के बीच कोई जंग छिड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले उनको रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हो। ये सब सुनकर अचानक से शेंगजियान काफी ज्यादा उदास हो चुका था। मिस बाइयुई उसका उतरा हुआ मुंह देखकर सवाल करते हुए पूछती है कि मुझे लगता है कि कुछ और भी है जो कि तुम अपने दिल में छुपा रहे हो। वो बात तुम्हें इन सब बातों से भी ज्यादा परेशान कर रही है। इस पर शेंगजियान सच्चाई बताते हुए कहता है कि पता नहीं कैसे, लेकिन मिस जूजियान अचानक से गायब हो चुकी है, उसका कोई अता पता नहीं। मैंने कल के दिन उसका पता लगाने के लिए उसे लेटर भी भिजवाया था, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई भी जवाब जू फैमिली से नहीं आया। ये सब सुनकर मिस बाइयुई जवाब देते हुए कहती है कि अगर इसी तरह से तुम उस लड़की के बारे में सोचते हुए डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। तुम किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पाओगे और इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाओगे कि बेड पर लेटे रहोगे। ना तुम जूजियान के लिए कुछ कर पाओगे ना अपनी फैमिली के लिए। ये सब सुनकर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि थैंक यू मिस बाइयुई, मैं आपकी बात को समझ गया और मैं इसका ध्यान रखूंगा। दूसरी तरफ मिस बाइयुई उसकी ये बातें सुनने के बावजूद भी कोल्ड बनते हुए कहती है कि स्यूमी की स्पिरिचुअल एनर्जी को जाया मत होने देना, और ये कहते हुए मिस बाइयुई वहाँ से चली जाती है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान ने एक बार फिर से अपने अज़ूर ड्रैगन की पावर्स के साथ मिलकर यहाँ उन थंडर से टकराना शुरू कर दिया था, जहाँ बेशक वो बार-बार नाकाम होता रहा, मगर इन थंडर से टकराने की वजह से उसकी फिजिकल बॉडी स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। इसी तरह करते-करते पूरी रात गुजर जाती है। अब हम लोगों को नेक्स्ट डे उसी जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तक तो बारिश भी थम चुकी थी, मगर शेंगजियान उदास होते हुए कह रहा था कि कितनी अफसोस की बात है, इतनी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी मैं अपने अज़ूर ड्रैगन की लाइटनिंग पावर को अवेकन नहीं कर पाया। ये सब सोचते हुए शेंगजियान वहीं पर पास में मौजूद एक तालाब के पास आते हुए अपनी मुंह हाथ को धोने लगा था। तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि उसी तालाब में तो मिस बाइयुई भी नहा रही थी, और वो अचानक ही पानी से निकलते हुए बाहर की तरफ आ जाती है, जहाँ पर उसके बदन पर कोई भी कपड़े नहीं थे। शेंगजियान भी अचानक से मिस बाइयुई को अपने सामने बिना कपड़ों के देखकर काफी सारा शौक हो गया था, और उसे लग रहा था कि मैंने मिस बाइयुई को चूंकि कपड़ों के बगैर देख लिया इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बाइयुई पलटकर धीरे-धीरे से शेंगजियान की तरफ बढ़ने लगी, जहाँ शेंगजियान फिर से अपनी आंखें नीचे की तरफ करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं देखा। मिस बाइयुई तो उससे कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और वो अपने कपड़े पहनते हुए धीरे-धीरे से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, जहाँ पर शेंगजियान कह रहा था कि सच में मुझे मालूम नहीं था कि आप यहाँ पर नहा रही है, नहीं तो मैं यहाँ पर नहीं आता। जिस पर मिस बाइयुई कहती है कि आखिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुमने पहली बार किसी लड़की को बिना कपड़ों के देखा है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपनी लवर जूजियान के साथ कई बार मिलकर नहाए होंगे। इस पर शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बेशक हम दोनों की मंगनी हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम दोनों का रिश्ता पवित्र है, हम दोनों ने एक दूसरे की बॉडी को टच नहीं किया। ये सुनकर तो मिस बाइयुई जवाब देते हुए कहती है कि तुम मोर्टल्स कितने ज्यादा बोरिंग होते हो। उसके मुंह से ये बात तो सुनकर शेंगजियान भी सरप्राइज हो गया था और वो सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बाइयुई जो कि धीरे-धीरे सामने की तरफ बढ़ रही थी अचानक से अपनी जगह पर रुक गई। ये देखकर शेंगजियान उससे सवाल करते हुए कहता है कि मिस बाइयुई क्यों, क्या हुआ, क्या कोई गड़बड़ है। जिस पर मिस बाइयुई शेंगजियान को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ तुमसे कुछ मेहमान मिलने के लिए आए हैं। ये कहते सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ 3 असैसिन्स पर आ जाता है जो कि शेंगजियान को मारने के लिए उसी जंगल में आ चुके थे, और वो शेंगजियान की उस लोकेशन पर पहुंचते हुए कहते हैं कि आखिर वो अचानक से कहाँ पर गायब हो चुका। कुछ देर पहले तो वो यहीं पर था, तभी अचानक हम देखते हैं कि शेंगजियान भी मेहमानों को वेलकम करने के लिए वहाँ पर आते हुए कहता है कि कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ढूंढ रहे। यहाँ शेंगजियान बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, जो देखकर एक असैसिन तेजी के साथ जंप करते हुए शेंगजियान पर अपनी तलवार से हमला करना चाहता था, मगर हम देखते हैं कि शेंगजियान ने सिर्फ एक थप्पड़ में उसे हिट करते हुए फौरन से जमीन पर सुला दिया। ये देखकर बाकी के 2 असैसिन्स भी पूरी तरीके से चौकन्ना हो गए थे और वो दोनों एक साथ मिलकर शेंगजियान पर हमला करते हुए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर शेंगजियान ने एक तलवार को अपने हाथ से पकड़ लिया था और वो दूसरे को पेट में एक जोरदार किक करके पीछे की तरफ दरख्त पर दे मारता है। इसके बाद उसने पहले वाले को भी हाथ से पकड़कर जोर से घुमाते हुए यहाँ उसी दरख्त वाले वॉरियर पर दे मारा, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पहले वाला असैसिन खड़ा होकर अपनी तलवार से आगे की तरफ बढ़ते हुए शेंगजियान पर गुस्से के साथ अटैक करने की कोशिश करता है, मगर शेंगजियान ने तो उसी के साथी को उसके सामने लाकर उसी की तलवार से हिट करवा दिया। ये देखकर तो असैसिन और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो अब शेंगजियान को किसी भी कीमत पर मारना चाहता था और वो गुस्सा होते हुए कह रहा था कि अब तुम मेरी तलवार से नहीं बचोगे। ये कहते हुए जब वो अपनी तलवार से शेंगजियान के हाथ पर हमला करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ में तो फ्लेम एनर्जी थी जो कि उस तलवार को पूरी तरीके से पिघला देती है। शेंगजियान के लिए इन 3 नमूनों को संभालना तो जरा से भी मुश्किल काम नहीं था। वो यहाँ पर उस आदमी को गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि बताओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। इससे पहले कि वो असैसिन कुछ भी कह पाता तभी अचानक पीछे से हमें यहाँ पर यंग मास्टर यानहुआ की आवाज सुनाई देती है, जो कि गुस्सा होते हुए कह रहा था कि कितनी बुरी बात है, ये तीनों नकारा वॉरियर सिर्फ एक कचरे के डब्बे को भी नहीं हरा पाए। ये कहते हुए फौरन से एक तीर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उसी असैसिन को मारने की कोशिश करता है, जिससे हम देखते हैं कि शेंगजियान ने बचाकर फौरन से उस तीर को तोड़ दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे असैसिन चारों तरफ से शेंगजियान को घेर चुके थे, साथ ही साथ यंग मास्टर यानहुआ भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके हाथ में क्रॉसबो भी मौजूद था और वो शेंगजियान की तरफ देखते हुए कह रहा था कि शेंगजियान कहना पड़ेगा कि सिर्फ कुछ ही दिन में तुम्हारी कल्टीवेशन काफी सारी इंप्रूव हो चुकी है, लगता है कि पिछले कुछ दिनों से तुम कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हो, इसी वजह से तो तुम
शेन यीहान को हरा पाए। अब तो तुम्हारा नाम भी मेरी तरह रॉयल सिटी में काफी तेजी के साथ फेमस हो रहा है। वो जब ये सब कह रहा था, हम देखते हैं कि वो नीचे गिरे हुए असैसिन खड़ा होकर यहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था, मगर हम देखते हैं कि टियानहुआ ने अपने ही वॉरियर को पकड़कर उसका गला काट दिया। दूसरी तरफ शेंग जियान उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर कहता है कि तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हो। वैसे मैंने भी तुम्हारे बारे में कुछ तारीफें सुनी थी कि तुम कैसे अपने लोगों को बुरी तरीके से ट्रीट करते हो। आज मैंने देख भी लिया। ये सुनकर तो यंग मास्टर टियानहुआ मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो बस सिर्फ मामूली नौकर है, इनकी जिंदगी मेरे लिए जरा सी भी इम्पोर्टेंट नहीं, बिल्कुल सू जियान की तरह। ये सुनकर तो शेंग जियान को भी गुस्सा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यंग मास्टर टियानहुआ कहता है कि वैसे सू जियान के नाम से याद आया, पता नहीं तुम्हें अब तक खबर मिली है या नहीं, लेकिन कुछ दिनों बाद मेरी सू जियान के साथ शादी होने वाली है। ये सुनकर तो शेंग जियान सरप्राइज होते हुए कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। इस पर तो यंग मास्टर टियानहुआ जोर-जोर से विल्स की तरह हंसने लगा और वो हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब कि तुम्हें नहीं मालूम था। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मास्टर सू ने पहले ही अपनी बेटी का रिश्ता मेरे हाथ में दे दिया है, यानी कि अब से सू जियान सिर्फ मेरी है। जिस पर शेंग जियान गुस्से हुए कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, वो कभी भी तुमसे शादी करने के लिए एग्री नहीं होगी। जिस पर यंग मास्टर टियानहुआ कहता है कि अब ये उसकी मर्जी नहीं है, चाहे वो एग्री हो या नहीं, अब वो मेरी हो चुकी है और मैं उसके साथ खेलने से बाज नहीं आऊंगा। ये सुनकर तो शेंग जियान गुस्से हुए फौरन से अपनी तलवार लेकर तेजी के साथ यहाँ टियानहुआ की गर्दन पर अपनी तलवार को रख देता है। सती सर वो गुस्से हुए कह रहा था कि अगर तुमने सू जियान का एक बाल भी बाका किया तो मैं वादा कहता हूँ कि मैं तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ दूंगा कि तुम मौत के लिए मुझसे भीख मांगोगे। जिस पर यंग मास्टर टियानहुआ शेंग जियान से कहता है कि अरे रुक जाओ, तुम तो इतनी जल्दी गुस्सा हो रहे हो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। कुछ दिनों बाद हमारे बीच एक कंपटीशन होगा, अगर तुम उस कॉन्टेस्ट को मुझसे जीत जाते हो तो मैं सू जियान को कुछ नहीं करूंगा और वो तुम्हारी हो जाएगी। इस पर शेंग जियान गुस्से हुए अपनी तलवार को फेंकते हुए कहता है कि सू जियान कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो तुम उससे शर्त के तौर पर इस्तेमाल करो, मैं उसे तुम्हारे साथ शर्त के तौर पर नहीं लगाना चाहता, तुम्हें इसका कोई हक नहीं, लेकिन हाँ मैं तुमसे ये बैटल जरूर लड़ूंगा ताकि तुम कभी भी जिंदगी भर सू जियान को परेशान ना कर सको। अब चूंकि शेंग जियान ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए टियानहुआ वहाँ से जाते हुए हंसते हुए कहता है कि 3 दिन बाद हमारे बीच बैटल होगी और मैं तुम्हें सबके सामने घुटनों पर ले आऊंगा, उसके बाद तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं 3 दिन बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा, मुझे निराश मत करना। और ये कहते हुए यंग मास्टर टियानहुआ वहाँ से चला जाता है, जबकि शेंग जियान को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस सू जियान पर आ गया, जो कि अपने फादर और अपने सू फैमिली के कुछ मेंबर्स के साथ मिलकर यहाँ हेवनली डिवाइन वेपन किंगडम की एम्प्रेस का इंतजार कर रहे थे। तभी मिस सू जियान को सब कुछ मालूम हो गया कि कैसे यंग मास्टर टियानहुआ ने शेंग जियान को 3 दिन बाद फाइट के लिए चैलेंज किया है और वो मुझसे शादी भी करना चाहता है। ये सब सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे डर था कि टियानहुआ शेंग जियान को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। वो अपने फादर से कहती है कि आप ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, आपको क्या लगता है कि याओ फैमिली हमारी जू फैमिली को बख्श देगी? ऐसा नहीं होने वाला। शेंग फैमिली से निपटने के बाद याओ फैमिली हमारी जू फैमिली को भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे शेंग जियान के पास जाना है। और ये कहती सू जियान वहाँ से जाने लगी थी, मगर तभी अचानक उसके फादर के ऑर्डर पर जू फैमिली के मेंबर उसका रास्ता रोक लेते हैं, क्योंकि उससे वहाँ से जाने से रोकना चाहते थे। ये देखकर मिस सू जियान ने भी फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ फ्लाइंग स्वॉर्ड्स वहाँ पर समन कर लिए, जिनका इस्तेमाल करते हुए अकेले सारे के सारे मेंबर्स के साथ फाइट कर रही थी। तभी अचानक वहाँ पर हेवनली डिवाइन वेपन किंगडम की एम्प्रेस आ जाती है, जिसका नाम था मिस ल्यूमिंग, जो कि धीरे-धीरे नीचे की तरफ आते हुए यहाँ पर मिस सू जियान की तलवारों को पकड़ते हुए कह रही थी कि इतनी छोटी उम्र में तुमने स्पिरिचुअल वेपन्स को इस्तेमाल करना इतने अच्छे से मास्टर कर लिया है, तुम वाकई में मेरी डिसाइपल बनने के काबिल हो। मिस ल्यूमिंग को तो यहाँ पर देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग फौरन से मिस ल्यूमिंग को ग्रीट करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी थी। तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ शेंग जियान से होती है, जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तभी अचानक उसका फादर वहाँ पर आ गया, जो कि काफी उदास दिखाई दे रहे थे, और वो सू जियान का लेटर लेकर आया था, जिसे वो शेंग जियान की सिराने के पास रखकर वहाँ से चला जाता है। वो जानती रही कि इस लेटर से शेंग जियान का दिल टूटने वाला है। तभी अचानक थोड़ी देर में हम देखते हैं कि शेंग जियान भी होश में आ गया था। जहाँ उठते ही शेंग जियान की नजर सबसे पहले उसी लेटर पर पड़ती है, जिसे खोलकर पढ़ने से शेंग जियान को मालूम हुआ कि ये मिस सू जियान का आखिरी लेटर है, जिसमें लिखा हुआ था कि जब तक तुम इस लेटर को पढ़ोगे मैं यहाँ से जा चुकी हूँगी। शेंग जियान मुझे माफ कर देना, मुझे नानमू कंट्री छोड़कर जाना होगा, क्योंकि तुम भी जानते हो कि याओ टियानहुआ बहुत ही बड़ा कमीना है और वो हमेशा हमें परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं लेडी एम्प्रेस ल्यूमिंग के साथ इस कंट्री को छोड़कर सेक्लूशन में जा रही हूँ, ताकि एक दिन मैं अपने मोटर ट्राइबोल्यूशन एग्जाम में पास हो जाऊँ। ये बात सुनकर तो शेंग जियान से रहा नहीं जाता और वो फौरन से खड़ा होते हुए मिस सू जियान को ढूंढने के लिए वहाँ से टीसी के साथ भागने लगता है। शेंग जियान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था, वो सू जियान को नहीं खोना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ सू जियान शेंग जियान से कहती है कि एक बार जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस आऊंगी, फिर चाहे तुम जहाँ मर्जी हो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर चाहे हमारे दरमियान हजारों पहाड़ों का रास्ता ही क्यों ना हो, फिर भी हम एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएगा। ये सब कहते हुए मिस सू जियान आखिरी दफा रॉयल सिटी को देख रही थी, जहाँ उसकी आंखों में भी आंसू आने वाले थे। बेशक वो भी ये सब करना नहीं चाहती, लेकिन वो जानती है कि यही जरूरी है, इसलिए वो मिस ल्यूमिंग से कहने लगी कि मास्टर चलो यहाँ से चलते हैं। ये सब भारी मन के साथ कहते हुए मिस सू जियान भी वहाँ से जाने लगी थी। तभी अचानक वहाँ पर शेंग जियान पीछे से पहुँच गया, जो कि ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि सू जियान रुको। सू जियान भी अचानक से शेंग जियान को यहाँ पर देखकर
खुश हो गई थी और वो उसकी तरफ भागते उसके गले लग जाना चाहती थी, लेकिन वो खुद पर काबू रखती है क्योंकि वो जानती थी कि उसके मास्टर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेंगजियान भी यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मिस ल्यूमिंग यानी कि लेडी एम्प्रेस को ग्रीट करता है, जिस पर लेडी एम्प्रेस धीरे-धीरे से शेंगजियान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो शेंगजियान से कहती है कि मेरे साथ आओ। ये सब कहते हुए मिस ल्यूमिंग शेंगजियान को अपने साथ साइड पर ले आई थी, जहाँ पर वो शेंगजियान से सवाल करते हुए पूछती है कि किस्मत से तुम्हें तुम्हारे स्पिरिट वेन्स मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम कितने ज्यादा कमजोर हो, तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो। जिस पर शेंगजियान मिस ल्यूमिंग को जवाब देते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं रॉयल फैमिली में अपनी शेंग फैमिली को सबसे ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। ये सुनकर भी मिस ल्यूमिंग जवाब देते हुए कहती है कि ये नानवू कंट्री बहुत ही ज्यादा छोटी है, जब तक तुम इस नानवू कंट्री में रहोगे तुम हमेशा एक कुएं का मेंढक बनकर रहोगे, जिसे मालूम ही नहीं कि ये दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है। तुम्हारा मकसद बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम ज़ुजियान को डिजर्व करते हो। ये सब सुनकर तो शेंगजियान को भी बुरा लगा और वो कहता है कि आखिर आप होती कौन हो ये बताने वाली कि ज़ुजियान को मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं। तो सुनकर तो मिस ल्यूमिंग पीछे की तरफ पलटते हुए शेंगजियान पर अपनी पावर से हमला कर देती है। साथ ही साथ वो कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बात करने की, वो भी मामूली एबिलिटीज के साथ जो कि कुछ भी नहीं है। शेंगजियान उस अटैक की वजह से इंजर्ड हो चुका था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि मिस ल्यूमिंग और सारा उस पर प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। साथ ही साथ वो शेंगजियान की आंखें खोलने लगी, जहाँ पर वो शेंगजियान से कह रही थी कि तुम ज़ुजियान को हासिल करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम खुद भी सोचो तो तुम्हारी खुद की भी कोई औकात नहीं है। अगर तुम एक ऐसे इंसान बनने वाले हो जिसका फ्यूचर इस नानवू कंट्री से बाहर है ही नहीं, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होगा कि तुम इस दुनिया में बहुत ही कमजोर रह जाओगे। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं जान पाएगा, तुम कभी भी अपना नाम नहीं बना सकते। शेंगजियान को भी धीरे-धीरे करके समझ आने लगा कि मिस ल्यूमिंग जो भी कह रही है वो क्या तो बिल्कुल सही रही है। साथ ही मिस ल्यूमिंग यहाँ शेंगजियान पर प्रेशर लगाते हुए कह रही थी कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि तुम ज़ुजियान को छोड़ दोगे तो मैं तुम पर प्रेशर लगाना बंद कर सकती हूँ। ये सब सुनकर तो शेंगजियान जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी ज़ुजियान को नहीं छोड़ सकता। जिसने तुम्हें मिस ल्यूमिंग को और भी जरा गुस्सा दिला दिया था और वो शेंगजियान की बॉडी पर और भी सारा पावरफुल प्रेशर लगाना शुरू कर देती है। शेंगजियान अचानक खून की उल्टियाँ करने लगा, उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मिस ज़ुजियान को भी ये देखकर शेंगजियान के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ शेंगजियान जहाँ वो ये सारी तकलीफें बर्दाश्त करते हुए कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि मिस ल्यूमिंग इस वक्त मेरी कल्टीवेशन आपसे काफी ज्यादा कम है, लेकिन एक दिन मैं इस छोटी सी सिटी को छोड़कर टॉप मार्शल आर्ट सेट को ज्वाइन कर लूंगा ताकि मैं इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बन सकूं। और उस दिन मैं ज़ुजियान को लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा, उस दिन आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे। और ये सब कहते हुए शेंगजियान अपने पैरों पर एक बार फिर से खड़ा हो चुका था। जो सब सुनते हुए दूसरी तरफ मिस ल्यूमिंग भी थोड़ी बहुत इंप्रेस हो गई थी। वो बस सिर्फ शेंगजियान को यही बताना चाहती थी कि उसे अपना मकसद बड़ा करना होगा, और चूंकि शेंगजियान ने यहाँ पर प्रॉमिस किया है कि वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान बनेगा, इसलिए मिस ल्यूमिंग शेंगजियान पर प्रेशर लगाना बंद कर देती है। साथ ही साथ वो शेंगजियान से कहने लगी कि तुमने जो बात करी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, अगर तुम अपनी इस बात को पूरा कर देते हो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। जिस पर शेंगजियान खड़ा होकर जवाब देते हुए कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं ऐसा जरूर करूंगा। मिस ज़ुजियान भी ये सब सुनते हुए फौरन से शेंगजियान के पास आकर खड़ी हो गई थी। जो सब देखते हुए मिस ल्यूमिंग कहती है कि तुम्हारे पास 5 मिनट है, उसके बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। जो कहते हुए मिस ल्यूमिंग आगे की तरफ चली गई थी। पीछे की तरफ ज़ुजियान और शेंगजियान अकेले रह गए थे, दोनों ही इमोशनल होकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी अचानक शेंगजियान ज़ुजियान से कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हारे पास काफी सारे नेशनल टैलेंट है, तुम्हें अपने फ्यूचर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हें एक बड़ा सा स्टेज चाहिए जहाँ पर तुम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हुए खुद को ताकतवर कर सको। और फिक्र मत करना, मैं तुम्हें लेने के लिए वापस जरूर आऊंगा। जो सब सुनकर मिस ज़ुजियान भी हमें सर हिलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शेंगजियान ने फौरन से ज़ुजियान को गले लगा लिया था। जहाँ शेंगजियान के गले लगते ही मिस ज़ुजियान की आंखों से आंसू बरसने शुरू हो जाते हैं और वो इमोशनल होकर रोने लगी थी। कुछ देर ये लोग इसी तरह से एक दूसरे के गले लगे रहे। इसके बाद मिस ज़ुजियान अपना हेयर पिन निकालती है शेंगजियान को लास्ट निशानी के तौर पर दे देती है, क्योंकि मिस ल्यूमिंग ने आवाज दे दी थी कि चलो ज़ुजियान तुम्हारा वक्त पूरा हुआ, अब हमें यहाँ से चलना होगा। जिसकी वजह से मिस ज़ुजियान मिस ल्यूमिंग की तरफ बढ़ने लगी और ये दोनों ही फ्लाइंग सोर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। जिन्हें जाता हुआ शेंगजियान क्लिफ से खड़ा होकर देख रहा था। साथ ही साथ वही हम मिस ज़ुजियान की हेयर पिन की तरफ देखते हुए कहता है कि वादा रहा, अगर हमारे बीच 10,000 पहाड़ भी आ जाए तब भी वो हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर याओ फैमिली में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि याओ फैमिली का यंग मास्टर याओ टियान हुआ, वो भी काफी जरा गुस्से में भड़का हुआ था। जहाँ पर वो गुस्से होते हुए कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने लेडी एम्प्रेस को अपना मास्टर बना लिया तो मैं शेंगजियान को बख्श दूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सब कहते हुए याओ टियान हुआ वहाँ पर मौजूद चीजों को किक करते उन पर गुस्सा निकालने लगा, इवन कि वो अपने सोल्जर्स पर हमला करने लगता है। जहाँ वो उन्हें मारते उन पर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक वहाँ पर 2 लोग आ जाते हैं, जिनमें से एक आदमी काफी ज्यादा ताकतवर हट्टा-कट्टा दिखाई दे रहा था और एक लड़की जो कि दिखने में तो हॉट थी लेकिन वो साथ ही साथ एक ईविल मास्टर दिखाई दे रही थी। जिन्हें देखकर तो याओ टियान हुआ भी फौरन से खुद को संभालते हुए कहता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर आ गए। जिस पर वो दोनों तो याओ टियान हुआ को इग्नोर करते हुए सीधे आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। याओ टियान हुआ भी ये देखकर थोड़ा सा हैरान था कि आखिर तीसरा कहाँ रह गया। तभी अचानक
अचानक वहाँ पर एक गोल्डन लाइट चमकने लगती है, जिसके अंदर हम एक व्हाइट कपड़ों वाले आदमी को देखते हैं, जिसके आसपास कई सारी गुलाब की पंखुड़ियां थी। यार हुआ तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी पीछे के साथ मूव करते हुए अपने बाकी दोनों साथियों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। जिन तीनों को यहाँ पर देखकर सारे के सारे सोल्जर्स तो घबरा रहे थे, लेकिन यार हुआ उन सब लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग टाइवू कंट्री से इतनी दूर ट्रैवल करके यहाँ पर आए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सफर अच्छे से गुजरा होगा। यहाँ पर यार हुआ भी थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा था, क्योंकि ये तीनों ही याओ फैमिली की 3 गार्डियंस हैं, जो कि तीनों ही काफी ज्यादा खतरनाक थे। यार हुआ कि ये सारी बातें सुनकर अचानक सेंटर वाला वो व्हाइट कपड़ों वाला आदमी जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो यंग मास्टर, सब कुछ अच्छे से हो गया है, और आपने जिस मसले के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है वो भी ज्यादा बड़ा नहीं, हम जल्दी उसे सॉल्व कर देंगे। यानी कि याओ हुआ ने शेंग फैमिली और शेंगसियान को अपने रास्ते से हटाने के लिए टाइवू कंट्री से इन 3 गार्डियंस को बुलवाया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ शेंगसियान पर आ जाता है, जो कि बैठकर अपनी कल्चर प्रैक्टिस कर रहा है, और हम वहीं पर मौजूद मिस बायुवी को भी देखते हैं, जो कि शायद किसी बात को लेकर परेशान दिखाई दे रही थी। वो शेंगसियान में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं ले रही, लेकिन थोड़ी देर में हम वहाँ पर देखते हैं कि मिस यूमी भी आ गई थी, जो कि धीरे धीरे से शेंगसियान की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारे 4 सिंबल डिवाइन स्किल पहले से काफी सारी इंप्रूव हो चुकी है, इवन कि तुम्हारे मसल्स भी पहले से ज्यादा बड़े हो चुके हैं। मिस यूमी की ये प्यारी आवाज सुनकर तो शेंगसियान ने फौरन से अपनी आंखें खोल दी थी, और वो एक्साइटमेंट में खड़े होते हुए यही कह रहा था कि यूमी आखिरकार तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर रिकवर हो चुकी है। यह शेंगसियान भी खड़ा होने वाला था, लेकिन यूमी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फौरन उसे दोबारा से नीचे बिठा देती है, जहाँ वो उसे रोकते हुए बड़े ही प्यार से कहती है कि रुक जाओ, आखिर तुम इतनी जल्दी भी क्या है। और ये कहते हुए मिस यूमी धीरे धीरे करके शेंगसियान की शर्ट को उतारने लगी, जो देखकर शेंगसियान तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिस यूमी कर क्या रही है। मगर दूसरी तरफ मिस यूमी तो शेंगसियान की शर्ट उतारने के बाद उसकी बॉडी पर एक्सट्रीम यिन वेव्स को देखने लगी थी, जिसके बाद और पैटर्न पहले ही शेंगसियान की बॉडी पर अच्छे से नजर आने लगे हैं। शेंगसियान बेचारा तो कभी मिस यूमी की तरफ देखता और कभी बायुवी की तरफ। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मिस यूमी मुझसे चाहती क्या है, जबकि दूसरी तरफ मिस यूमी तो शेंगसियान की पूरी बॉडी देखने के बाद यहाँ उसके चेस्ट पर हल्का सा टच करती है, जिसकी वजह से शेंगसियान की बॉडी पर बने हुए वो यिन यांग स्पिरिचुअल वेव्स गायब हो जाते हैं। साथ ही साथ मिस यूमी ने शेंगसियान से कहा कि चलो अपनी कल्चर प्रैक्टिस शुरू करो, जो सुनकर शेंगसियान बिल्कुल ऐसे ही करने लगा, और मिस यूमी भी उसकी कल्टीवेशन के दौरान अलग अलग वाइटल पॉइंट्स पर हिट करते उसकी एनर्जी फ्लो को और ज्यादा इंक्रीज करती जा रही थी, ताकि शेंगसियान अपनी कल्टीवेशन को ज्यादा रफ्तार के साथ कर सके। यहाँ वो वाइटल पॉइंट्स ओपन होने के बाद अचानक हम देखते हैं कि शेंगसियान की एनर्जी इंक्रीज हो गई थी, साथ ही साथ उसकी लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर भी उसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर मिस यूमी कहती है कि देखकर मुझे काफी अच्छा लगा कि तुमने इतने थोड़े से अरसे में असुर ड्रैगन के लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर को भी अवेकन कर लिया है, और अब तुम्हारी बारी है नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए। जैसे तुमने पिछली बार असुर ड्रैगन और फायर फिनिक्स की पावर्स को कंबाइन करते हुए एक फ्लेमिंग ड्रैगन क्रिएट कर दिया था, अब मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार असुर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर को फायर फिनिक्स के साथ कंबाइन करो। ये सुनकर तो शेंगसियान भी एक्साइटेड हो गया था, और वो फिर से यहाँ पर अपनी फ्लेम पावर्स और असुर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूशन पावर दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करता है, मगर वो इन दोनों पावर्स को मर्ज करने के बाद स्टेबल नहीं रख पा रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार नाकाम हो रहा है। शेंगसियान तो ये सब देखकर सोच में पड़ गया था। तभी अचानक दूसरी तरफ मिस यूमी यहाँ पर शेंगसियान से कहती है कि क्या तुम अभी मेरा ही इंतजार कर रही हो कि मैं तुम्हें दोबारा से कपड़े पहनाऊं, जो सुनकर तो शेंगसियान समझ गया था कि मिस यूमी क्या कहना चाहती है, और इसलिए वो खड़ा होते हुए फिर से अपनी शर्ट को दोबारा से पहन चुका, जिसके बाद वो मिस यूमी से कहने लगा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपने यिन यांग वेव्स की यांग वाले वर्जन के मेंडेरियंस को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपने यिन मेंडेरियंस की पावर्स को अवेकन नहीं कर पाया हूँ। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि चाइनीज में यिन मेंडेरियंस और यिन पावर्स का अक्सर मतलब होता है कि कोल्ड एनर्जी, वो पावर्स जो कि कोल्ड एट्रीब्यूशन रखते हैं, और दूसरी तरफ यांग मेंडेरियंस वो पावर्स होते हैं जो कि हॉट एट्रीब्यूशन रखते हैं, जैसे कि फ्लेम हो। यांग मेंडेरियंस की पावर तो वैसे मिस यूमी शेंगसियान को सिखाने वाली थी, जो कि शेंगसियान सीख भी रहा है, मगर जहाँ तक बात यिन मेंडेरियंस की है, वो तो सिर्फ मिस बायुवी ही शेंगसियान को सिखा पाएगी। इसलिए शेंगसियान यहाँ पर मिस बायुवी से कहने लगा कि क्या तुम मुझे सुप्रीम यिन डिवाइन मेंडेरियंस की पावर्स को इस्तेमाल करना सिखाओगी, जिस पर मिस बायुवी तो कोल्ड आवाज में मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें यिन मेंडेरियंस की पावर्स इस्तेमाल करना नहीं सिखाने वाली, जो सुनकर तो शेंगसियान भी हैरान हो गया था, और वो सवाल करते हुए पूछता है कि ऐसा क्यों, जिस पर मिस यूमी शेंगसियान को समझाते हुए कहती है कि इतनी फिक्र मत करो, वैसे भी अभी तुम उस लेवल पर नहीं पहुंचे, मुझे लगता है कि पहले तुम्हें अपनी यंग मेंडेरियंस को अच्छे से मास्टर कर लेना चाहिए, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जो सुनकर शेंगसियान भी जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस बायुवी काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है, शायद उसे जरा कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, वो शेंगसियान से अभी उतनी ज्यादा इंप्रेस नहीं है कि वो शेंगसियान पर अपना वक्त बर्बाद कर सके, जबकि मिस यूमी तो पहले से ही शेंगसियान से इंप्रेस्ड है। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शेंगसियान अपने फ्लेमिंग फिनिक्स की पावर और अपने असुर ड्रैगन की पावर्स को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था। उसके फादर भी यहीं पर मौजूद ये सब
देख रहे थे। तभी अचानक एक सर्वेंट तेजी के साथ भागता भागता वहाँ पर आकर कहता है कि मास्टर, एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। जो सब सुनकर शेंगजियान का फादर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर क्या हुआ, जिस पर वो सर्वेंट जवाब देते हुए कहता है कि किसी ने हमारी मेडिसिन शॉप पर हमला कर दिया और वहाँ के जितने भी सर्वेंट्स थे वो सारे के सारे किडनैप